जैसे आपने सुना भी होगा कि बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, और बीएसपी है, कांग्रेस है। ये सब क्या है बच्चों? पार्टियां हैं। 2800 के आसपास पार्टियां हैं, जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 57 राज्य स्तर की पार्टियां हैं और 2700 कुछ बच्चों अगर हम बात करें तो ऐसी पार्टियां हैं जिनको इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने जिसको क्या है मान्यता नहीं प्राप्त, यानी जो गैर मान्यता प्राप्त। देखो चुनाव हुए तो जैसे मैं आपको बात करूं 2014 में बीजेपी को बहुमत मिला तो बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली। 2019 में चुनाव हुए, बीजेपी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उन्होंने अपने दम पर सरकार बना ली। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, कभी भी सरकार जाने और बनने की स्थिति बनी रहेगी। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो है 10th क्लास के सिविक्स यानी राजनीति विज्ञान का चैप्टर, और ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है। जिस चैप्टर की आज हम बात करेंगे वो है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज। बच्चों, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं आप लोग सुनते रहते हो, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में यानी राजनीतिक दलों के बारे में। जैसे आपने सुना भी होगा कि बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, और बीएसपी है, कांग्रेस है। ये सब क्या है बच्चों? पार्टियां हैं। आज हम इन्हीं पार्टियों के बारे में बच्चों क्या कहें डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्लासेस है, ये जो चैप्टर है, ये बोर्ड्स के लिए, यूपी एंड बिहार सभी बोर्ड के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे कि राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं, फिर हम ये जानेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां उनके कार्य क्या क्या होते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि जो भी दलीय व्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है, जैसे एक दलीय, दो दलीय, तीन बहुदलीय, ये समझेंगे। फिर राजनीतिक पार्टियों के प्रकार को जानेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्यों होती है, हम इसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बच्चों देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियों की कमियां क्या क्या हैं, उन कमियों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें फिर सुधार क्या करने, इनके बारे में। इतनी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। और कुछ 2-4 पार्टियों के बारे में जान लेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता कर लेंगे कि कब बनी है, इसको कौन कब है ना। फिर कांग्रेस की पार्टी के बारे में जान लेंगे। तो 2-4 पार्टियों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपको इस चैप्टर में एक होलिस्टिक क्या है नॉलेज हो जाएगा और एक अच्छी समझ भी बन जाएगी, और आप इस बोर्ड में अच्छे से क्वेश्चंस को लिख पाओगे, ठीक है। और क्लास में ध्यान रहेगा तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको सारी की सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट जब हम कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, किसे कहते हैं राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, यानी पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं। तो बच्चों एक चीज समझो, पॉलिटिकल पार्टी की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना बच्चों, वो लोगों का ऐसा संगठित समूह, मतलब ध्यान सुनो बच्चों, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में, ठीक है, और सरकार में राजनीतिक सत्ता का क्या करती है बच्चों, हासिल करने का प्रयोग करती, क्या करती है, प्रयास करती है। यानी मतलब लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राज्य में राजनीतिक सत्ता को क्या है हासिल करने का प्रयास करती है, या जिसका उद्देश्य होता है, वो क्या करती, वो उसे क्या कहते हैं बच्चों, राजनीतिक पार्टियां कहते हैं। तो देखो, लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे बच्चों आप देखो कि जो भी हमारे देश में जो भी पार्टियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, जैसे इस समय अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जैसे हम आम आदमी पार्टी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये राष्ट्रीय पार्टी। अब ये सारी की सारी पार्टियां क्या करती है, जब भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या करती है, चुनाव लड़ती है। और चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, क्योंकि सरकार बनाना, ये क्या है बच्चों, इनका उद्देश्य है। तो लेकिन क्या एक व्यक्ति होता है इस पार्टी में? नहीं, ये पार्टी क्या है, कई लोगों का समूह होता है, काफी लोग होते हैं, हजारों लोग, इवन अगर देखो कई पार्टी में क्या हजारों लोग होते हैं, ठीक है। तो क्या है बच्चों, ये लोगों का क्या है बच्चों, एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने, पार्टियां क्या कर रही है, चुनाव लड़ने, और क्या करती है बच्चों, राज्य में राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य में क्या करती है, काम करती है। तो
चुनाव लड़ने का पर्पस क्या है बच्चों, ताकि वो उनकी पार्टी क्या है चुनाव जीते, और चुनाव जब जीते या उनको चुनाव में क्या है बहुमत मिले, और जब वो बहुमत मिले तो क्या है बच्चों वो सरकार बनाए। तो इनका उद्देश्य क्या है बच्चों, पार्टियों का उद्देश्य बच्चों चुनाव लड़ना और चुनाव के माध्यम से क्या है जीत कर क्या है सत्ता को हासिल करना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, राजनीतिक पार्टियां कहते हैं या राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। राजनीतिक दल कैसे क्या होते हैं बच्चों, ये जो राजनीतिक दल होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं, ये बच्चों क्या करती हैं, इनका मेन अगर हम बात करें, वे सामूहिक हित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर क्या होते हैं बच्चों, सहमत होते हैं। जैसे हर एक पार्टी का क्या है अपना एक एजेंडा होता है, हर एक पार्टी का अपना एक उद्देश्य होता है, और कोई भी पार्टी हो बच्चों वो क्या कहती है, जब भी वो चुनाव में आती है, जब भी वो चुनाव में अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है, तो वो घोषणा पत्र लेकर आती है, तो वो कहती है कि जब भी हम आएंगे तो हम सामूहिक हित के लिए या हम समाज के लिए ये काम करेंगे और हमारी ये नीतियां होगी और हम ये कार्यक्रम लेकर आएंगे। जैसे बच्चों अगर आप देखो तो जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उन्होंने क्या है आयुष्मान कार्ड आयुष्मान योजना लेकर आए। ठीक है, हम इसी तरीके अगर हम और बातें करें बच्चों तो उन्होंने उज्ज्वला योजना लेकर आए, जिसमें क्या है लोगों महिलाओं को क्या गैस मुफ्त में दिया गया। ठीक है, स्वास्थ्य में ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये कार्यक्रम है, ये क्या है बच्चों नीतियां हैं, जिनके माध्यम से क्या है वो सामूहिक हित को यानी समाज के हित को क्या है बच्चों ध्यान में रख रहे हैं। तो वही बात बोल रहा है ये कि वे सामूहिक हित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर क्या होते हैं बच्चों, सहमत होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल के बारे में क्लियर है बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दल बच्चों क्या है, लोगों का समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से क्या बच्चे काम करती है, और जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक हित को ध्यान में रखती है, समाज के लिए क्या है कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाना है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ जाएं। क्लियर हो गई तो आप लोग एक बार क्या है इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां, देखो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, इधर देखो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये क्या बोलते हैं इसको, नेशनल पीपल पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है, फिर ठीक है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये क्या है बच्चों, इसमें अगर हम बात करें तो ये मार्क्सवादी विचारधारा की है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी है। ठीक है, तो इसकी बात हो गई, आगे हम बात करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं, जब भी कोई राजनीतिक दल की हम बात करते हैं तो उस राजनीतिक दल में क्या होते हैं, तीन तत्व होते हैं या ये तीन घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, तो एक तो उस राजनीतिक दल में क्या होते हैं, नेता होते हैं, दूसरा सक्रिय सदस्य होते हैं, तीसरा अनुयायी या जिसको हम समर्थक कह सकते हैं, ये लोग होते हैं। यानी किसी भी राजनीतिक जो दल है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसके तीन घटक होते हैं, एक नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा फॉलोवर। देखो नेता तो वो है जो क्या है, जो सरकार चलाने में क्या है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कोई भी पार्टी है, उस पार्टी की जब चुनाव वो पार्टी जीत जाती है तो वो पार्टी के लोग जो है क्या बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं या सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो जैसे मोदी जी, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी जो हैं, वो क्या है, वो अगर हम बात करें तो बीजेपी के क्या हो गए बच्चों, नेता हो गए, है ना। बीजेपी में क्या है एक सदस्य है और उसमें क्या है नेता है। इसी तरीके से जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे वित्त मंत्री श्री अगर हम बात करें क्या है अमित शाह जी हैं, ये क्या है बच्चों, ये एक पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन ये क्या है बच्चों, एक नेता है, ये नेता हो गए बच्चों, तो नेता हो गए। दूसरा सक्रिय सदस्य, बच्चों सक्रिय सदस्य वो होते हैं जो बच्चों का हम कह सकते हैं वो नेता नहीं है बच्चों, लेकिन उस पार्टी से जुड़े हैं, बीजेपी से या भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हैं, लेकिन बच्चों वो क्या करते हैं, वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक तरीके से उसका प्रचार प्रसार करना, पार्टी के विषय में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उस निर्णय में भी क्या है वो लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। और फॉलोवर या समर्थक कौन है, तो बच्चों एक तरीके से कह लो कि जो भी वोट देने वाला, जो भी जिस पार्टी को वोट दे रहा है वो उसका फॉलोवर है या उसका वो समर्थक है। वो लोग रैलियां भी करते हैं, वो लोग झंडे भी सड़कों पर लेकर चलेंगे, तो ये सब कौन है बच्चों, वो फॉलोवर है, जो क्या कर रहा है, जो पार्टी की रैलियों में शामिल हो रहा है, जो पार्टी के अगर हम कहा के और दूसरे कामों में शामिल हो रहा है, और जो वोट भी दे रहा है वो क्या है बच्चों, समर्थक हो गया, वो क्या हो गया बच्चों, अनुयायी हो गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो तीन क्या होते हैं, घटक होते हैं किसी भी पार्टी के। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ जाएं तो इसका क्या है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बात करें, राजनीतिक दल के कार्य क्या बच्चों। जो भी हमारे देश में जो भी पार्टियां हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग अभी हमारे देश में लगभग 2800 के आसपास पार्टियां हैं, जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 57 राज्य स्तर की पार्टियां हैं और 2700 कुछ बच्चों अगर हम बात करें तो ऐसी पार्टियां हैं जिनको इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने जिसको क्या है मान्यता नहीं प्राप्त, यानी जो गैर मान्यता प्राप्त। तो लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 2800 के आसपास क्या है भारत में पार्टियां हैं।
अब ये जो पार्टियां हैं बच्चों, इन पार्टियों को क्या क्या काम करने होते हैं ये हम समझेंगे। और देखो बच्चों, मैं अभी आपको एक चीज बोल रहा हूं कि 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो आपकी एनसीईआरटी में आपको लिखा है कि 7 राष्ट्रीय पार्टी, तो आपकी एनसीईआरटी में डाटा पुराना है 2024। अभी जल्दी ही चुनाव आयोग ने एक डाटा पब्लिश किया है 23 मार्च 2024 को, उसमें बताया कि 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 57 राज्य स्तरीय पार्टी। तो इसलिए आप लोग मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई भी चेंजेस होता है, क्योंकि हम ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो एसएसटी में चीजें बदलेंगी तो हमें क्या करना है, उसको अपडेट करना है। आज भी बहुत सारे टीचर जो है वही राग अलाप रहे हैं, पुरानी 2017 की एनसीईआरटी का एक बार उन्होंने नोट्स बना लिए, उसी नोट को आज भी टीचर पढ़ाते जा रहे हैं। मेरा काम ये नहीं है, मैं आपको पुरानी चीज तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि 2017 का जो अगर हम बात करें तो वहां पर 7 नेशनल पार्टियां थी, 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी, लेकिन अभी क्या है 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। तो आप दोनों ही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा दायित्व है, इसलिए मैं हमेशा अपने नोट्स को अपडेट करते रहता हूं। अपने पीपीटी जब भी मैं बनाऊंगा तो जो भी चीजें क्योंकि मैं ऐसा नहीं सिर्फ एनसीईआरटी को ही देखकर नोट्स बनाता हूं, एनसीईआरटी तो सारा कवर करता हूं, लेकिन मैं और भी देखता हूं कि एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं आया, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ जो चेंजेस हो गए। अगर कुछ चेंजेस है तो मैं उसको अपडेट कर देता हूं अपनी पीपीटी में। मेरी पीपीटी हमेशा आप अपडेट पाओगे जब भी मेरे से पढ़ोगे। तो मैं इसीलिए कह सकता हूं कि मेरी पीपीटी के बाद आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन करना होता, कोई नया कंटेंट नहीं देखना होता। तो मैं बात कर रहा हूं कि बच्चों जब हम राजनीतिक दल की बात करें तो इतनी सारी राजनीतिक राजनीतिक क्या है बच्चों, दल है या पार्टियां हैं। अब इन पार्टियों को क्या है, कुछ काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उन काम के बारे में हम क्या है डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पार्टी बनती है तो अगर हम बात करें, जैसे अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, ठीक है, और जून में उसकी घोषणा हो गई, और जिसमें क्या है एनडीए जो है एक गठबंधन की सरकार क्या है भारत में बनी बच्चों। अब जब हम गठबंधन की सरकार की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, चुनाव हुए थे लोकसभा में, मई में क्या चुनाव शुरू हो गया बच्चों, मई में चुनाव शुरू हुए तो बच्चों क्या हुआ, अगर आप देखो तो इसमें क्या हुआ बच्चों, तो कई पार्टियों ने क्या है पार्टिसिपेट किया, कई पार्टियों ने क्या है, कई राजनीतिक दलों ने क्या है चुनाव में भागीदारी की। तो पार्टियां क्या कर रही बच्चों, चुनाव लड़ने का काम कौन कर रहा है बच्चों, पार्टियां। तो वही पहला काम इनका क्या है बच्चों, पार्टियों का चुनाव लड़ना। अब जब भी बात दूसरा बच्चों समझो, देखो अभी मैंने इनके बारे में शॉर्ट लिखा है, मैंने इनको डिटेलिंग भी की है। अभी देखो बात यह है बच्चों कि पहले आप ये समझो कि पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल जो होते हैं उनके काम कौन कौन से, एक सरसरी नजर में याद हो जाए कि चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रमों को बनाना, मतलब मतदाताओं के हित में बनाना, फिर सरकार को बनाना एवं चलाना, ठीक है, ये सब काम का कानून का निर्माण करना, विपक्ष की भूमिका निभाना, ये सब काम क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये एक से काम है जिनको अगर एक बार आपने दिमाग में बैठा लिया तो आप इनके बारे में डिटेल से लिख भी सकोगे, आराम से लिख लो। इसीलिए देखो मैंने यहां पर पहले शॉर्ट में दिया, फिर देखो इन्हीं को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चिंता नहीं करना है कि सर बहुत शॉर्ट में पीपीटी, कभी भी सर के पीपीटी में आप कंटेंट कम नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये किया है क्योंकि पहले एक बार देखोगे तो ये चीजें याद होगी, फिर इनको आप अपने आप से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो पहला मैंने बताया कि क्या है बच्चों, चुनाव लड़ना, मैं आगे इनको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है बच्चों, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना, दूसरा काम क्या है बच्चों, ये है। और इसको आप लोग क्या करो, ऐसे ही कॉपी में अपने लिख लो, ये चीजें आपको याद रहेंगी और फिर इनको आप एक्सप्लेन भी आराम से लिख कर पाओगे, ठीक है। कानून का निर्माण करना, तीसरा काम यह है बच्चों। इनको मैंने कहा कि मैं अभी इनको आगे एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना है, आगे मैं डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है। सरकार बनाना और सरकार चलाना बच्चों, चौथा काम क्या है बच्चों, सरकार बनाना और सरकार चलाना। पांचवा क्या है बच्चों, विपक्ष की भूमिका निभाना, क्योंकि जो भी पार्टी सरकार बनाती है वो तो सत्ताधारी दल हो गई, वो भी सत्ताधारी पार्टी हो गई, वो तो सरकार चलाएगी। लेकिन एक ऐसी पार्टी होती है जो सरकार की नीतियों का विरोध करती, अगर सरकार की कोई गलत नीति होती, वो कौन है, विपक्षी पार्टी। जैसे अभी अगर हम बात करें तो भारत में कांग्रेस एक बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी इस साल, इस बार के चुनाव लोकसभा चुनाव में, तो वो विपक्ष की पार्टी। अब वो विपक्ष की पार्टी क्या करती है, सरकार अगर कोई भी ऐसी गलत नीतियां या कुछ भी लागू करती है तो वो क्या करती है, उसका विरोध करती। तो एक तरीके से कि विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सरकार पर नियंत्रणकारी होती, सरकार पर नियंत्रण करने का काम किसका होता है, विपक्ष का होता है, ठीक है। जनमत का निर्माण करना बच्चों, ठीक है, छठा काम ये है। सातवां क्या है, कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों, काम है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक सरसरी नजर में काम दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन कामों को क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल से देखेंगे। देखो पहला काम क्या बच्चों, मैंने दिखाया आपको चुनाव लड़ना। देखो मैंने आपसे अभी जस्ट पहले ही, थोड़ी देर पहले ही कहा कि अभी हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। उस चुनाव में अगर हम देखें तो कई पार्टियां बच्चों, अगर मैंने आपसे बताया कि जो निर्वाचन आयोग है या जो चुनाव आयोग हो, उसने बताया 23 मार्च 2024 को कि भारत में लगभग 2800 के आसपास पार्टियां हैं। अब इन सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इन सभी पार्टियों ने क्या किया बच्चों, लोकसभा चुनाव में क्या है बच्चों, पार्टिसिपेट किया। अब भले ही बहुत सारी पार्टियों को इनमें लोकसभा सीटें नहीं जीत पाई हैं,
लेकिन चुनाव लड़ने क्या हुआ बच्चों, जब चुनाव की घोषणा कर दी तो क्या हुई, बहुत सारी पार्टियों ने क्या बच्चों अपने उम्मीदवार अलग अलग क्षेत्रों से खड़े कर दिए, और अलग अलग उम्मीदवार जब खड़े किए तो क्या है, वो क्या है बच्चों, चुनाव लड़ने। तो जो राजनीतिक पार्टी क्या होती है बच्चों, वो चुनाव लड़ने का क्या है बच्चों, काम करती है। और कोई एक पार्टी क्या करती है, वो बच्चों कोई एक पार्टी या कई पार्टियों को क्या है मिलाकर क्या है एक सरकार बनाई जाती है, एक बहुमत की सरकार बनाई जाती है। देखो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, एक पार्टी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम कोई क्षेत्र ले लें, जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ क्या बच्चों एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से कोई ना कोई उम्मीदवार लोकसभा का क्या है उम्मीदवार क्या है खड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई के लिए अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है। तो पार्टियां क्या कर रही है बच्चों, चुनाव लड़ती हैं, और वो कैसे करती हैं, तो जो निर्वाचित क्षेत्र होते हैं उन निर्वाचित क्षेत्रों से क्या है अपने उम्मीदवारों को क्या है बच्चों वो खड़ा करती है या उतारती है। दूसरा काम क्या है बच्चों, नीति बनाना। नीति बनाना मतलब क्या है बच्चों, जो भी सरकार होती है, जो भी अगर हम बात करें जो भी पार्टियां होती हैं, जब भी वो पार्टियां चुनाव लड़ने आती हैं तो चुनाव लड़ते समय वो क्या है अपने बातों को, अपने एजेंडा को, कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये नीतियां होंगी और हमारे ये कार्यक्रम होंगे। हम क्या है, हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। ये सब क्या बच्चों, ये नीतियां हैं। और ये सारी नीतियां कौन है, हर पार्टी करती है, ताकि क्या हो, उनको क्या है बहुमत मिले, उनको जनमत का समर्थन मिले, और उनकी पार्टी को क्या है, उनकी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिले। तो सारी की सारी जितनी भी पार्टियां बच्चों क्या करती है, वो नीतियां बनाने में काम करती है। जैसे हर राजनीतिक पार्टी जनहित को लक्ष्य में रखते हुए, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य क्या है, क्योंकि जनहित को जब तक वो ध्यान में रखेगी कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, अगर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं रखेगी तो लोगों को उनका क्या है, जन समर्थन नहीं प्राप्त होगा। और जन समर्थन प्राप्त करना है तो वो ये नीतियां क्या है, वो लोग बनाते हैं। ठीक है, लक्ष्य को रखते हुए अपनी नीति बनाती है। वह अपनी नीतियों और कार्यक्रम को जनमत के सामने प्रस्तुत करती। कैसे सामने प्रस्तुत करती, तो जब चुनाव होते हैं, चुनाव होते समय सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती। जैसे अभी इस साल कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र अपने बहुत, अगर आप इंस्टाग्राम, अगर यूट्यूब ये सब चलाते हो तो वहां पर आपको करते हुए, आपके स्क्रीन को रोल करते हुए आप देखोगे तो उसमें दिख जाता है बहुत सारे लोग। तो क्या है, घोषणा पत्र जारी किया इन्होंने घोषणा। अब इन घोषणा पत्र में क्या होता है बच्चों, सरकार जब घोषणा पत्र क्या होता है, घोषणा पत्र चुनाव लड़ते समय क्या है, ये बताना कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे जो हम बोल रहे हैं, हम जो वादे कर रहे हैं। तो ये नीतियां बनाती हैं। जैसे अगर हम इस बार बात करें तो बहुत सारी जो है कंट्रोवर्सी भी हुई चीजों को लेकर बहुत सारी, लेकिन हर पार्टी क्या करती है, अपनी नीतियां क्या है बनाती है, और चुनावी घोषणा पत्र में उसको क्या है बच्चों, उसकी घोषणा भी करती है कि हम यही चीजें करेंगे, तो सामने प्रस्तुत करती है। इससे जनता को इस बात से मदद मिलती है कि वह किसी एक पार्टी का चुनाव कर सके, और जनता को जिसकी भी नीतियां अच्छी लगे या जिस पार्टी को वो पसंद करें, उसको क्या है वोट देकर चुनाव में जिता सकती है। तो नीतियां बनाना, चुनाव लड़ना, नीतियां बनाना क्या है बच्चों, ये पार्टियों का क्या है बच्चों काम है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ जाएं। चलो आगे, कानून बनाना बच्चों। देखो कानून बनाना मतलब कानून कहां बनता है बच्चों, संसद में। ध्यान से मेरी बात को पहले सुनो, कानून कहां बनता है, अगर हम पूरे देश के लिए कानून की बात करें बच्चों, तो पूरे देश के लिए कानून कहां बनता है, संसद में। अगर किसी राज्य विशेष की बात करें तो कानून कहां बनता है, तो विधायिका में, राज्य की विधानसभा में। ठीक है भाई, क्या है कानून कहां बनता है, कानून विधायिका में बनता है। तो कानून, देश की विधायिका कौन है, संसद है, और राज्य की विधायिका कौन है, विधानसभा है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो जो अगर कानून बन रहा है, विधानमंडल, सॉरी, राज्य की विधायिका क्या है, विधानमंडल, और देश की विधायिका क्या है, संसद। अगर मान लो पूरे देश के लिए कानून बनाना है तो कानून कैसे बनेगा, संसद में एक प्रस्ताव, एक विधेयक पास होगा, और उस विधेयक पर जब तक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं दे देते तब तक वो कानून का रूप नहीं धारण करेगा। लेकिन बच्चों क्या आपको ये पता है कि लोकसभा जब हम बात करते हैं या राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो उसमें राजनीतिक दल के साथ साथ, यानी सत्ता पक्ष के साथ साथ, सत्ता पक्ष जिसने जो पार्टी जीत कर आई है उसके सदस्य होने के साथ 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 में विपक्ष के सदस्य भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर होते हैं। दोनों ही जगह पर, राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता होते हैं और लोकसभा में भी क्या है बच्चों, विपक्ष के नेता होते हैं। तो ये पार्टियां क्या कर रही है, अपने कैंडिडेट को चुनाव होने पे, चुनाव जब वो जीत जाते हैं तो उनको कैंडिडेट क्या है, राज्य विधानसभा और लोकसभा या राज्य विधान परिषद या राज्यसभा में क्या है भेजते हैं। और भेजने के बाद क्या है बच्चों, वो सबकी सब पार्टियां क्या है, सब पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या जो
प्रत्याशी हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर मान लो जैसे हम अगर आप बात करें तो इस समय अगर हम बात करें तो जो बहुमत की जो सरकार है उनको अगर बात करें तो उनकी सरकार बनी, मतलब अगर हम बात करें तो एनडीए की सरकार है जिसमें कई पार्टियां मिलकर क्या है उन्होंने सरकार बनाई। तो विपक्ष में क्या है, कांग्रेस की और बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आपका समाजवादी पार्टी है और ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है। तो ये कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, ये सब मिलकर क्या है इन्होंने विपक्ष की भूमिका बनाई है। अब ये भी क्या है लोकसभा में है और सत्ता पक्ष भी लोकसभा में, तो कानून जब भी पास होगा तो दोनों ही सहमत होंगे तभी वो कानून बन पाएगा, अदरवाइज कानून नहीं बन पाएगा। तो ये बात होती है। तो देखो हम जानते हैं कि विधायिका में समुचित बहस के बाद ही कोई कानून बनता है। विधायिका के ज्यादातर सदस्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं, इसलिए किसी भी कानून के बनने की प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों की क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष भूमिका होती है, ठीक है। तो जब तक ये सभी लोग क्या है नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो कानून बनाने में बच्चों क्या है विपक्ष की भी भूमिका होती है, क्योंकि विपक्ष के भी सदस्य वहां पर होते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरी बात क्या है बच्चों, सरकार बनाना। बच्चों देखो कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने के बाद जो भी पार्टी या जो भी पार्टी बहुमत मिले या अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो कई पार्टियां मिलकर क्या बनती हैं, एक संगठित सरकार बनाती है, एक गठबंधन की सरकार बनाती है और गठबंधन की सरकार के साथ क्या है वो सरकार का संचालन करती है। देखो चुनाव हुए तो जैसे मैं आपको बात करूं 2014 में बीजेपी को बहुमत मिला तो बीजेपी ने अपने दम पर क्या सरकार बना ली। 2019 में चुनाव हुए, बीजेपी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उन्होंने अपने दम पर सरकार बना ली। लेकिन अभी 2024 के चुनाव में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो किसी एक पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला बच्चों, तो है ना। तो उन्होंने क्या किया, कई पार्टियों को मिलाकर क्या है उन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन करके क्या है उन्होंने बहुमत हासिल किया और बहुमत हासिल करके क्या है उन्होंने क्या है सरकार बना दी, ठीक है। तो जैसे उसमें जेडीयू है ना, जेडीयू है, जैसे उसमें अगर हम बात करें तेलुगु की एक पार्टी, आंध्र प्रदेश की पार्टी जिसमें चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये सब लोग क्या है बच्चों, ये गठबंधन की सरकार है। तो सरकार चुनाव लड़कर क्या है बच्चों, किसी एक पार्टी को अगर नहीं मिल रही है, मतलब अगर हम बात करें तो बहुमत, तो कई पार्टियों को मिलाकर क्या है वो क्या है बहुमत, ये संगठित होकर क्या है बहुमत साबित करते हैं, फिर क्या है वो सरकार बनाते हैं। तो यही देखो, जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है तो वह सरकार बनाती है। सत्ताधारी पार्टी के लोग ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, ठीक है। सरकार चलाने के लिए विभिन्न राजनेताओं को अलग अलग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये तो आप तो ऑब्वियसली जान रहे हो, जैसे अगर मान लो बीजेपी चुनाव जीती तो बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग सदस्यों को, जो उनकी पार्टी के सदस्य हैं, जो मंत्री बनकर आए हैं, उनको क्या अलग अलग मंत्रालय दे दिया। जैसे अमित शाह जी को जो है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय दे दिया। अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी को क्या है वित्त मंत्रालय दे दिया। और जैसे अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह जी को अगर हम बात करें तो उनको क्या है रक्षा मंत्रालय दे दिया। नितिन गडकरी जी को संचार मंत्रालय दे दिया, तो है ना ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्रालय दे दिया। तो ये क्या है बच्चों, अलग अलग मंत्रालय क्या है इन्होंने बांट दिए, ठीक है। और वही क्या है कार्यपालिका गठन भी कर रहे हैं। बात क्लियर है, चलें आगे बढ़ जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। विपक्ष की भूमिका निभाना, मैंने अभी बताया कि जो भी चुनाव होती है, चुनाव जब लड़ते हैं तो चुनाव में कोई एक पार्टी सत्ता में आती है और जो पार्टियां, एक पार्टी सत्ता में, बाकी जो पार्टियां वो क्या है सत्ता में नहीं आ पाएंगी, उनको बहुमत नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक चीज समझ लो बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में बच्चों का विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि विपक्ष जो होता है वो सरकार की मनमानी पर एक तरीके से नकेल कसने का काम करता है, वो उस पर नियंत्रण रखने का, उस पर अंकुश रखने की काम करती है। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार अपनी गलत नीतियों को भी आसानी से पास करा लेगी, आसानी से मनवा लेगी। और अगर विपक्ष मजबूत है तो सरकार अपनी गलत नीतियों को, अपनी गलत मंशा को कहीं पर भी थोप नहीं पाएगी, क्योंकि विपक्ष क्या है उसका विरोध करेगा। तो ये चीज है बच्चों, विपक्ष बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो दल सत्ता में है वो तो सत्ताधारी है, और सत्ता दल के बावजूद बगैर जो भी पार्टियां हैं वो क्या है विपक्ष की भूमिका निभाती, जिनको बहुमत नहीं मिला होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, इसी के बाद तृणमूल कांग्रेस और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो क्या कर रही है विपक्ष की भूमिका निभा रही सरकार के विरुद्ध, ठीक है। तो आप देखो, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। मैंने क्या कहा था, सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं, जो भी लगता है कि उनको गलत है, तो उसका विरोध करती हैं ये पार्टियां, और इनका यही धर्म होता है बच्चों। लेकिन आजकल की, जो मैं आपको ये भी बता दूं,
आजकल की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार की हर एक नीतियों का विरोध करती, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, क्योंकि आज सबका मोटिव यही है कि सरकार को बस कैसे भी करके उनको नीचा दिखाना कि सरकार सही कर ही नहीं रही, कोई भी काम करे भले ही सरकार अच्छा काम करेगी, कोई भी सरकार हो, दूसरी जो पार्टी विपक्ष में रहेगी वो हमेशा ही हा हुल्ला करती रहेगी, हमेशा उसका विरोध करेगी। तो ये थोड़ा सा गलत आचरण है, क्योंकि सरकार, विपक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, लेकिन जो सरकार सही करना चाह रही है उसमें अपना सहयोग भी देना, तो ये भी जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि आज आप विपक्ष में हो, कल आप सत्ता में आओगे, और जो आज सत्ता में वो कल विपक्ष में आएगा। तो जब तक पार्टियां तालमेल बनाकर नहीं चलेंगी या अपने विपक्ष का और सत्ताधारी धर्म का अच्छे से पालन नहीं करेंगी, तब तक लोकतंत्र अच्छे से नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में हर एक पिलर, हर एक चीज, नागरिक, सरकार, नागरिक समाज, हर एक को क्या है बच्चों, अपनी उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को जब तक वो सही से नहीं निभाएगा, तब तक एक अच्छा लोकतांत्रिक देश अच्छे तरीके से चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को अपना जो धर्म है उसको अच्छे से निभाना होगा। अब बच्चों ये तो समझ में आ गई विपक्ष की भूमिका। छठा क्या है, जनमत का निर्माण करना। बच्चों देखो, राजनीतिक पार्टी का एक महत्वपूर्ण काम होता है जनमत का निर्माण करना। कैसे जनमत का निर्माण करना? तो वो क्या करती है बच्चों, इसके लिए वे विधायिका और मीडिया में जलवंत क्या है बच्चों, मुद्दों को उठाती है और उन्हें हवा देती है। पार्टी के कार्यक्रम पूरे देश में फैलकर अपने मुद्दों को से जनता को अवगत कराते हैं। जैसे बच्चों अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे अभी इस चुनाव में एक बड़ा नारा लगा था कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, ठीक है। मैं नहीं कहता कि कितना सही है ये नारा, कितना गलत है, लेकिन इसने क्या किया बच्चों, इस नारे ने क्या कर दिया, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा आधार प्रदान कर दिया, बड़ा क्या है, जनमत प्रदान कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि बीजेपी जो है अगर इस बार सत्ता में आ गई तो उसमें वो क्या करेगी, बहुत सारे बदलाव कर देगी, संविधान को क्या है बहुत सारे बदलाव कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी और बहुत ना जाने कितने सारी बातें बोली। और इससे क्या हुआ, इसकी वजह से क्या है, कांग्रेस पार्टी को अगर हम बात करें तो उसको बहुत एज मिल गया। और आप देखो क्या है, ना के बराबर सीट आने वाली पिछले चुनाव में इस बार क्या है 99 सीट लेकर आ गई, मतलब एक और ले आती तो सेंचुरी हो जाती। तो इसका फायदा किसको हो गया, राजनीतिक पार्टी को। तो क्या कर रही है पार्टी, राजनीतिक पार्टी अपने कार्यक्रमों, अपने नीतियों के तहत क्या है बच्चों, वो जनमत को क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है, जनमत को क्या है अपने फेवर में लेकर आ रही है, ठीक है। ऐसे उसने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, हाँ 8,000 रुपए क्या है बच्चों उनको देंगे, महिलाओं को देंगे हर महीने, बेरोजगार जो भी महिलाएं उनको उनके खाते में 8,000 रुपए आएगा। इसका भी फर्क पड़ा, इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो ये सब चीजें क्या है बच्चों, इन नीतियों, इन कार्यक्रमों के तहत वो ये कहते हैं कि हम के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, वो जनमत का समर्थन, जनमत को क्या है अपने फेवर में करना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर बात? तो ये बात समझ में आ गई। इसका भी क्या करो बच्चों, इसका भी क्या करो, ओहो इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। चलो 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 मेरे लाल और मेरे लालियों, स्क्रीनशॉट लो फट से। चलो आगे बढ़ते हैं। छठा क्या है बच्चों, कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना। देखो जो पार्टियां होती हैं, वही जो पार्टी सरकार बना रही और सरकार क्या कर रही है, लोगों के कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए बच्चों क्या है कार्यक्रम और नीतियां बनाती हैं। जैसे कि बच्चों क्या है, जो सरकार है, मान लो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अब ये सरकार जब बनाएंगी तो इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के दौरान, ये क्या करेंगे, उनसे संबंधित क्या है अपनी नीतियां बनाएंगे, अपने कार्यक्रम को बनाएंगे और फिर इन कार्यक्रमों और नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि क्या है लोगों को जो इन्होंने प्रॉमिस किया है, जो वादा किया था चुनाव के दौरान, वो पूरा कर सकें। तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका वो एक काम ये भी करती हैं कि क्या बहुत सारे जो कल्याण के कार्यक्रम है वो लोगों तक क्या है बच्चों उनको पहुंचाना। और किसके माध्यम से, तो जो सरकारी मशीनरी होती हैं, जो सरकारी जो भी प्रशासनिक तंत्र होता है उसके माध्यम से क्या है लोगों तक पहुंचाना। जैसे बच्चों मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना क्या है बच्चों, गरीबों को मुफ्त में गैस बांटना, सिलेंडर मुफ्त में बांटना महिलाओं के नाम से, ठीक है। और बच्चों इसमें क्या है, जैसे आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, हेल्थ का क्या है बच्चों सिक्योरिटी दी, हेल्थ की सुरक्षा दी। हेल्थ की सुरक्षा ऐसे दी कि एक परिवार में क्या है बच्चों 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस दे दिया। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर क्या है बच्चों आप 5 लाख तक का क्या है मुफ्त इलाज करा सकते हो। तो ये किया बच्चों। ऐसी बच्चों क्या है, ऐसी और बहुत सारी क्या है बच्चों नीतियां क्या है सरकार ने क्या है और कार्यक्रम क्या है लागू किए हैं, जिससे क्या है समाज का कल्याण हो सके, समाज का उद्धार हो सके। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? तो ये बात क्लियर होगी इसके बारे में। तो देखो यहां दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं बच्चों। ठीक है, जो भी वही क्या है उनको फैलाने का काम भी
करते हैं। ठीक है मेरी बात बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब लोकतंत्र में बच्चों क्या है विपक्ष की भूमिका। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या क्या है बच्चों। मैंने आपको पहले बताया कि वो क्या करती है बच्चों, जो सरकार सत्ताधारी दल है वो क्या है, अगर उसकी कुछ गलत नीतियां और कार्यक्रम है तो उसका विरोध करना क्या है बच्चों, उसका विरोध करना क्या है बच्चों, विपक्ष की भूमिका है। दूसरा, विपक्ष की एक भूमिका यह भी होती है कि जो सत्ताधारी दल ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में जो वादे जनता से किए थे, अगर वो वादे पूरे नहीं कर रही तो उसका भी क्या है बच्चों, ढिंढोरा पीटना और उसकी उन वादों को पूरा करने के लिए सत्ताधारी दल पर क्या है दबाव बनाना, उन्हें मजबूर करना। एक काम तो बच्चों क्या होता है विपक्ष की भूमिका का ये होता है। जैसे मैंने आपको देखो एक पिक्चर लगाई है, इसमें मैंने कांग्रेस को लगाया, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जैसे माननीय राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें बच्चों तो ये कांग्रेस में, ठीक है, और इनका क्या है, ये इस बार की जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इनको 99 सीट मिली इस पार्टी की, तो इसलिए मैंने इनकी इमेज लगा दी। अब बच्चों देखो अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र विपक्ष की भूमिका की बात करें, 3 काम होते हैं इसके। पहला काम क्या बच्चों, देखो विपक्षी दल का मुख्य कार्य सत्तारूढ़ दल यानी जो सत्ता में है या सत्ताधारी दल को ठीक से काम करना, गलत नीतियों को प्रचार प्रसार नहीं करना, इन पर लगाना, ठीक है, तथा उनके द्वारा देखो चुनाव अभियान के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए क्या करना, मजबूर करना। यह क्या होता है विपक्ष की भूमिका होती है। एक तो सत्ताधारी दल को ठीक से काम करने और चुनाव अभियान के दौरान उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए क्या करना, मजबूर करना। यह किसका काम होता है बच्चों, विपक्ष का काम होता है, यह विपक्ष की पार्टियों का काम होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या बच्चों, कानून बनाने में, दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या होता है बच्चों, या पार्टी का, विपक्षी पार्टी का कानून बनाने में। बच्चों जो भी विधानमंडल या संसद में किसी भी प्रकार का जो भी विधेयक पारित होता है उस पे क्या है, कानून बनाने में क्या है बच्चों, जो विपक्षी पार्टी होती है उसका क्या है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो विधानमंडल, ये विधानमंडल क्या है बच्चों, ये राज्य में होता है, राज्य की जो विधायिका होती है उसको विधानमंडल कहते हैं। ध्यान से रखना बच्चों, क्योंकि हमने संघीय व्यवस्था अपनाई है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि हमारे देश में क्या है संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में क्या होती है, यूनिट होती, इकाइयां होती, एक राज्य में सरकार होती, एक केंद्र में सरकार होती है और दूसरा इकाइयों में सरकार होती है। तो हमने क्या किया, केंद्र स्तर पर और राज्य अलग अलग राज्य इकाइयां बनाई हैं। तो केंद्र स्तर पर या पूरे देश के लिए बच्चों कानून बनाने के लिए क्या है, एक संसद है, एक विधायिका है, ठीक है। और राज्य स्तर पर क्या है, कानून राज्य के लिए कानून बनाने के लिए क्या बच्चों, राज्य विधानमंडल है, ठीक है। तो वही है विधानमंडल, ये संसद के सदन में किसी भी विधेयक को पारित करने या किसी कानून को लागू करने के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोकसभा में सिर्फ सत्ताधारी दल के ही लोग नहीं है, लोकसभा में विपक्ष के लोग भी हैं। राहुल गांधी जी लोकसभा में बैठे हुए मिल जाएंगे आपको, अखिलेश जी आपको वहां पर बैठे हुए मिल जाएंगे, तो बहुत सारे लोग क्या है आपको वहां विपक्ष के लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं, जब भी कोई भी कानून या कोई भी विधेयक पारित होता है लोकसभा में तो उसमें अपनी सहमति और अपनी असहमति देते हैं। अगर सहमति दी तो विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है, और असहमति दी तो वो क्या है बच्चों, वो विरोध के कारण क्या है उसको वापस लेना पड़ता है सरकार को। तो कानून बनाने में क्या है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, विपक्ष की होती है। दूसरा काम बच्चों ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो तीसरा बच्चों क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो देखो भारत जैसे लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत संभव नहीं है। भारत जैसे देश में क्या है, आप देख लो बच्चों की 1989 से लेकर, ध्यान सुनना बच्चों, 1989 से लेकर 1989 से लेकर 2014 तक भारत में किसी भी एक पार्टी को लोकसभा के चुनाव में क्या है बच्चों, बहुमत नहीं मिला। तो हुआ क्या, यहां पर कई पार्टियों ने मिलकर, संगठित रूप से मिलकर क्या है, गठबंधन की सरकार बनाकर क्या है, सरकार देश का संचालन किया था, देश का चलाया था। तो यही कह रहा है कि जब भी कभी भारत जैसे लोकतंत्र में अगर पूर्ण बहुमत संभव नहीं है, इसलिए विपक्षी दल भी कुछ क्षेत्रों में सत्ता रखते हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई भी गलत नीतियां सरकार ने बना दी तो उसका हाय हुल्ला करके इतना विरोध कर देंगे कि सरकार को वापस लेना पड़ता है, ठीक है, सरकार को क्या करना पड़ता है बच्चों, लेना पड़ता है। तो ये क्या है बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण काम है विपक्ष के, जो विपक्ष को निभाना होता है। हालांकि आजकल विपक्ष का एक नया धर्म निकल कर आ गया कि विपक्ष हर सरकार की हर नीतियों पर क्या है विरोध करने के लिए अड़ा रहता है, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का हो, ठीक है, चाहे सही काम हो चाहे गलत काम हो। विपक्ष ने अपना मान लिया है कि सरकार कुछ भी लेकर आए, मुझे सिर्फ विरोध ही करना है
उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत लगने लगा है, क्योंकि लोकतंत्र में ये जो लोगों के हित में अगर कोई चीज है तो सत्ता हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के हित में अगर नहीं है तो उनको उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र सबसे ऊपर है, यानी लोगों का हित सबसे ऊपर है। अगर लोगों का हित किसी चीज को लेकर है तो फिर क्या है, सत्ता पक्ष जो है या विपक्ष जो है उसका क्या करे, उसको सहमति दे। और अगर लोगों के हित में नहीं है तो सत्ता दल अगर उस चीज को थोपना चाह रही तो विपक्ष अगर विरोध कर रहा है तो उसका अच्छा धर्म है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आज के जमाने में। ठीक है बच्चों, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे बच्चों, राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, क्यों हमें किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल की जरूरत होती है। क्यों नहीं हम इंडिपेंडेंट लोगों को, निर्दलीय लोगों को खड़ा कर दें और निर्दलीय लोग चुनकर आए और फिर क्या वो सरकार बनाएं। क्यों नहीं, हम हर देश में, हर जितने भी आज दुनिया में लगभग 150 से ज्यादा क्या है बच्चों लोकतांत्रिक देश हैं, 193 देश हैं यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने के अकॉर्डिंग क्या है 193 देश है पूरी दुनिया में, जिसमें से 150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर क्या है लोकतंत्र है बच्चों। अब इन लोकतांत्रिक देशों में आप देखोगे कि हर लोकतांत्रिक देशों में क्या है आपको राजनीतिक पार्टियां देखने को मिल जाएगी। कहीं पर एक दलीय पार्टी है, कहीं पर दो दलीय पार्टी है और कहीं पर बहुदलीय पार्टी सिस्टम है, दलीय। ठीक है, लेकिन हर देश में आपको क्या है पार्टियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्यों हम हर लोकतांत्रिक देश में हमें क्यों पार्टी या राजनीतिक पार्टियां चाहिए या राजनीतिक दल चाहिए, तो हम इसके बारे में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो देखो, पार्टियों के बिना चुनाव में हर उम्मीदवार स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र का मतलब क्या है, निर्दलीय है, उसकी कोई दल नहीं है, वो अपना स्वतंत्र रूप से लड़ रहा है। ठीक है, इसलिए कोई भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के बारे में लोगों से कोई वादा नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति क्या कर रहा है बच्चों, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है। अब चुनाव जब लड़ रहा है तो जाएंगे वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे और बहुमत साबित करना है तो सरकार बनाएंगे। अब सरकार जब बनाएंगे तो फिर क्या हो, कोई बड़ा निर्णय लेना है, अगर कुछ भी बड़ा निर्णय लेना है तो कोई भी एक व्यक्ति क्या कहेगा कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। भाई अभी तो क्या है बच्चों, एक पार्टी की सरकार है, अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसकी उत्तरदायित्व, उसका कुछ गलत हो जाना अगर होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, उस पार्टी के लोग, वो पार्टी। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर सब निर्दलीय चुनकर आ रहे हैं, लोग स्वतंत्र चुनकर आ रहे हैं, तो कोई नीतिगत फैसला, बड़ा फैसला लेना है तो उसके लिए कोई वादा ही नहीं कर सकेगा, कोई कुछ इस तरीके की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों, ये आ जाएगी, मतलब सरकार को सही तरीके से संचालित करने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, दूसरा बच्चों, सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। उपयोगिता संदिग्ध इसलिए होगी, मान लो सब लोग निर्दलीय चुने गए, सब लोग निर्दलीय यानी स्वतंत्र रूप से चुने गए, और मान लो देश को चाहिए बहुमत कितना, 300 का। ठीक है, 300 का बहुमत चाहिए। अब 300 लोग, 300 स्वतंत्र उम्मीदवार क्या है इकट्ठे हो गए। मान लो पता नहीं किसी बात को लेकर क्या इसमें 10 लोगों को अनबन हो गई। अब 10 लोग क्या निकल गए, 10 लोग यहां इससे क्या है, हमने कहेंगे कि हम गठबंधन नहीं करना, हम आपके साथ नहीं रहे, लोग सरकारी खतरे में आ गई, 290 बचे। अब सरकार क्या है, खत्म हो गई, संदिग्ध हो गई। मतलब स्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता नहीं रहेगी, पूरी तरीके से कह लो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, कभी भी सरकार जाने और बनने की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है बच्चों, इसकी वजह से अभी राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो कम से कम जो भी राजनीतिक पार्टी होती है उसका एक बड़ा आधार हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, तो 240 सीटें बहुत ज्यादा है, यानी अगर वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है, उसको छोड़कर जाएगी तो उसके पास एक वो है कि चलो हम किसी और से गठबंधन करके हम क्या है सरकार बन। लेकिन यहां तो इंडिविजुअल है, एक एक दो दो आदमी को अगर कोई तोड़ ले गया तो हो गया सरकार का काम। ठीक है, तो ये देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। सही बात है, कोई एक पार्टी की सरकार है ही नहीं, पता 300 अलग अलग पार्टी की सरकार बन रही है, 300 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र से ले आ रहे हैं। अब वो देश को कैसे चलाना है इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। कोई गलत कुछ निर्णय ले लिया गया, वो कहेगा मुझे क्या पता, सब लोग ने लिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है ही नहीं बच्चों। तो ये भी दिक्कत आ जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, फिर देखो, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उनके विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए राजनीतिक दलों को जरूरत होती। जैसे ये सबसे जरूरी हमारे भारत में है। हमारे भारत में क्या है बच्चों, बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगी, बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। विविधता का मतलब क्या है बच्चों, डायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी सिर्फ डायवर्सिटी बच्चों, विविधता है। विविधता कैसे बच्चों, तो धर्म के क्षेत्र में विविधता है बच्चों, जाति के क्षेत्र में विविधता है बच्चों, और क्षेत्रीय विविधता है बच्चों। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के राज्यों की अलग समस्याएं हैं, उत्तर के राज्यों की अलग समस्याएं हैं, पश्चिम के राज्यों की अलग समस्याएं हैं, दक्षिण के राज्यों की अलग समस्याएं। अब अलग अलग और सेंट्रल भारत के लोगों की अलग समस्याएं। अब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं को एकीकृत करना है, उन समस्याओं को हल करना है,
तो हर क्षेत्र से क्या है, अलग अलग उम्मीदवार और अलग अलग पार्टियां बनकर निकली है। इसीलिए भारत क्या है बच्चों, बहुदलीय पार्टी सिस्टम भी है, क्योंकि भारत में कोई एक समस्या नहीं है, भारत के हर क्षेत्र की अलग समस्या है, हर धर्म की अलग समस्या है, हर जाति की अलग समस्या है। उन समस्याओं को ध्यान रखते हुए क्या पार्टियां बनी है। इसीलिए बच्चों क्या है, जो भी पार्टियां होती हैं वो देश में जो भी समस्याएं हैं, जो भी हित हैं देश के लोगों का, उन हित को ध्यान रखकर क्या है पार्टी का गठन किया जाता है और वो पार्टी निकल कर आती है। ठीक है, तो पार्टियां क्या करती है बच्चों, जो अगर पार्टी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, इनकी जो भी डिमांड है, जो भी हित है, वो चीजें क्या है उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और इसीलिए क्या है बच्चों, देश की जो अलग अलग जो देश का क्षेत्र है, अलग अलग जो समस्या है उनको समेटने के लिए बच्चों क्या है, राजनीतिक पार्टियों क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा हमें क्या पड़ती है बच्चों, जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा हमें क्या पड़ती है बच्चों, जरूरत पड़ती है। क्लियर है बच्चों, चलो इसको लिख लो और फिर क्या करें हम बच्चों, आगे बढ़ जाएं। अब देखो भारत में कितने राजनीतिक दल हैं। ठीक है, तो भारत में कितने राजनीतिक दल हैं बच्चों, तो आप एक चीज समझो बच्चों कि भारत में बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है। तो यहां भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन बच्चों क्या है, हमारे भारत में क्या है, पार्टियों को अलग अलग डिवाइड किया। हालांकि हमारे भारत में हर जगह होता है, राष्ट्रीय पार्टियां, राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी, ये पार्टी होती। तो भारत में क्या है बच्चों, अगर आप देख लो तो यहां पर देखो, क्योंकि अगर आप देखो ना बच्चों, राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करते हैं कितने राजनीतिक पार्टी है, तो भारत में बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि भारत में किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति ने, भारत के किसी भी नागरिक को क्या है बच्चों, जो भी नागरिक है भारत के, उनको क्या है पार्टियां बनाने का क्या है बच्चों, पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपना, कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक क्या है बच्चों, राजनीतिक संगठन या अपना राजनीतिक दल बना सकता है और वो चुनाव लड़ सकता है। बस उसके लिए शर्त यही है कि इसको चुनाव आयोग में जाकर क्या है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बाकी वो आराम से चुनाव लड़ सकता है। तो इसीलिए भारत में क्या है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप देखो किसान संघ पार्टी, ठीक है, छात्र संघ पार्टी, चाहे अलग अलग संघ के नाम से क्या है बच्चों पार्टियां बनी हुई हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को क्या है बच्चों, उनको क्या है पार्टियां बनाने का क्या है बच्चों अधिकार है। इसलिए भारत में बहुत ज्यादा पार्टी। देखो लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बनाने के लिए क्या है बच्चों, स्वतंत्र है, आराम से बना सकता है। इसलिए प्रत्येक देश में बड़ी संख्या में राजनीतिक दल होते हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पर बहुत सारे, जैसे अब अगर हम बात करें बच्चों, जैसे अगर हम दो दलीय शासन व्यवस्था की बात करें, तो वहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पर दो ही पार्टियां बहुत सारी, लेकिन सरकार दो की बनती है। तो ये बात कर रहा है। देखो भारत में चुनाव आयोग में 750 पंजीकृत दल है। अब ये देखो 2019 का डाटा है बच्चों, आप देख लो, ये पुराना है। अब आप 2024 में आ गए, आप सोचो तो क्या ये नंबर नहीं बदले होगा बच्चा? ये मुझे ये बताओ कि ये नंबर नहीं बदला होगा, या तो घटा होगा या बढ़ा होगा, यही हुआ होगा ना बच्चों। और बहुत सारे टीचर वही पुरानी एनसीईआरटी में एक बार उन्होंने पुराना पीछे बनाया था अपना नोट्स, उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। भाई थोड़ा गूगल कर लो, थोड़ा भारतीय चुनाव आयोग के साइट पे चले जाओ, वहां पर देख लो कि उसने कितनी पार्टी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कितनी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कितनी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी, कितनी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। तो देख लो और बच्चों को बता दो, तो बच्चा थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा, उसे पता रहेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टीचर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को हमेशा अपडेट करे अपनी क्लास में, और मेरे क्लास में यही रहेगा आपके में। ठीक है, तो आप देखो अब, लेकिन देखो एक चीज, अगर आपसे कभी पूछता है आपके पेपर में, और आपसे पूछता है कि भारत में चुनाव आयोग में कितनी पंजीकृत पार्टियां हैं, तो आप यही 750 ही बताओगे। ठीक है, 750 ही बताओगे। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों भारत के चुनाव आयोग की 23 मार्च 2024, अभी मैंने ये डेट बोली भी थी, 23 मार्च 2024 के नवीनतम प्रकाशनों के अनुसार 6 राष्ट्रीय पार्टियां बच्चों। आपकी एनसीईआरटी में कितना दिया बच्चों? 7 दिया है। और 7 किसके अकॉर्डिंग बच्चों? 2019 के अकॉर्डिंग। 2019 के अकॉर्डिंग कितनी बच्चों? 7 नेशनल पार्टियां हैं। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया बच्चों, दो पार्टियां ऐसी थी जिनको राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा से हटा दिया और एक पार्टी को क्या बच्चों शामिल कर दिया। इसीलिए इसमें क्या हो गया बच्चों, 6 नेशनल पार्टी हैं। लेकिन अभी भी आपके एनसीईआरटी में 7 दिया। अगर आपके ऑप्शन में अगर आता है 7, तो आप 7 ही लगाना। ठीक है, आप रिस्क मत लेना, मैं इसको अपडेट किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी कभी बोर्ड में अगर आपके पूछता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप हमेशा 7 ही बताओगे। लेकिन आपको मैंने अपडेट इसलिए किया क्योंकि जरूरत है ये। और कितनी राज्य स्तरीय पार्टी बच्चों? 58 राज्य स्तरीय पार्टी। मेरी बात स्पष्ट सुन लो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप 7 ही लगाओगे, 7 ही लगाओगे। लेकिन ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये मैंने अपडेट किया, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि बच्चों को नई चीजों से जो चेंजेस हुए उन्हें थोड़ा सा अपडेट करें। अगर चैप्टर में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसमें
अपडेट करें। इसलिए मेरे चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग 2024 में जो उसने डाटा दिया उसमें क्या है 6 राष्ट्रीय पार्टियां, तो ये अपडेट है बच्चों। और कितनी 58 राज्य पार्टियां, राज्य दल हैं बच्चों। और कितने गैर मान्यता प्राप्त, तो 2763 बच्चों क्या है गैर मान्यता प्राप्त क्या है बच्चों दल है बच्चों। ठीक है, तो इतनी क्या है बच्चों पार्टियां हैं भारत में। क्लियर बच्चों, चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, तो आगे बढ़े तो आगे बढ़ जाएं। चलो वो ले लो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे बच्चों दलीय व्यवस्था के प्रकार। यानी अगर हम बात करें लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में मैंने आपको बताया जिनेवा में जितने भी लोकतांत्रिक देश है वहां पर क्या है सभी जगह पर पार्टियां मिलती, हमें हर जगह पर क्या है पार्टियां हैं। लेकिन क्या सभी जगह पर एक जैसा पार्टी सिस्टम है? नहीं, कहीं पर एक दलीय शासन व्यवस्था है, कहीं पर 2 दलीय पार्टी व्यवस्था है और कहीं पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो अब ये मतलब हमें समझना है कि अलग अलग लोकतांत्रिक देश में अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या है अलग अलग पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है, तो वही हमें देखना है। देखो दुनिया भर के अलग अलग देश अलग अलग दलीय व्यवस्था अपनाते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर राजनीतिक दलीय व्यवस्था को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में क्या है बच्चों विभाजित किया जाता है। पहला है क्या बच्चों, एक है एक दलीय शासन प्रणाली, दूसरा 2 दलीय शासन प्रणाली, तीसरा बहुदलीय शासन प्रणाली। अब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, इनका क्या करेंगे बच्चों डिस्कशन करेंगे। अब देखो जो हम बात करेंगे एक दलीय शासन प्रणाली का, इसमें देखो बच्चों क्या होता है, इसमें एक इस दलीय प्रणाली में ध्यान सुनना बच्चों, इस दलीय प्रणाली में एक ही दल को सरकार को बनाने और चलाने का क्या बच्चों अनुमति होती है। मतलब इसमें क्या होता है एक ही पार्टी होगी जो पूरे देश के लिए क्या है बच्चों चुनाव देश के लिए क्या है सरकार बनाने और सरकार को चलाने का काम करती है। इसका एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो चाइना, चाइना है बच्चों इसका एग्जांपल, जिसके यहां क्या है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपी, उसके यहां एक पार्टी है जिसका क्या नाम है बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन, चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं बच्चों सीपीसी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसके यहां एक पार्टी है, ये पार्टी, और ये पूरे देश के लिए क्या है बच्चों चुनाव लड़ती। देखो यहां ऐसा नहीं कि यहां पर और पार्टी नहीं, और पार्टियां हैं, लेकिन और पार्टी को क्या है बच्चों चुनाव लड़ने का अधिकार अगर देती है तो ये इस पार्टी से ही बच्चों क्या है उनको मान्यता लेनी पड़ती है और इसके बाद वो क्षेत्रीय स्तर पर क्या है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सरकार बच्चों बनाए अगर बनेगी तो सिर्फ इसी पार्टी की सरकार बनती है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था में क्या होता है एक ही दल को क्या है बच्चों चुनाव लड़ने और सरकार बनाने और सरकार चलाने का क्या है बच्चों अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, तो एक दलीय शासन व्यवस्था में जैसे क्यूबा है बच्चों, इसी तरह क्यूबा में बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा, उसके यहां पे जो पार्टी बच्चों उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा, क्योंकि ये कम्युनिस्ट देश है बच्चों। अब अलग अलग आइडियोलॉजी के तहत क्या है अलग अलग देश बने हैं, जैसे अमेरिका कैपिटलिस्ट, अगर हम बात पूंजीवादी देश है, ब्रिटेन पूंजीवादी देश है, जैसे हम भारत की अगर हम बात करें तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जहां पूंजीवादी और समाजवादी और कम्युनिस्ट तीनों विचारधारा को मिलाकर बनाया गया। इसी तरीके फ्रांस मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजी से तहत बने हुए देश भी हैं, उनको हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कभी। ठीक है, तो एक दलीय शासन प्रणाली का मतलब समझ गए, इस दलीय प्रणाली में एक ही दल को बच्चों क्या है सरकार बनाने और सरकार चलाने का क्या बच्चों मौका मिलता है। बाकी जितनी भी दल होती हैं उनको सरकार बनाने और सरकार चलाने का मौका नहीं मिलता। एक बात याद रखना है कि यहां पर और भी पार्टियां होती हैं, लेकिन उन पार्टियों को क्या है इसी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, चाइना में बच्चों क्या है इसी पार्टी से उसको मान्यता लेनी होती है, इसी पार्टी से बच्चों का उसको चुनाव चिन्ह लेने होते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकती, उनको सरकार बनाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो किसी भी और बच्चों समझो एक दलीय शासन प्रणाली क्या है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि लोगों के पास क्या बच्चों विकल्प नहीं है, विकल्प की क्या बच्चों हीनता है। क्योंकि अगर मान लो देश में जो भी देश के लोग हैं, अगर उन देश को लोगों को लगे कि एक पार्टी जो भी सरकार में है वो क्या है उनके हित के लिए उनके लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो वो क्या है दूसरे पार्टी को क्या है सत्ता में लाना चाहे। लेकिन यहां पर ऐसा है ही नहीं, एक ही पार्टी है, उसी पार्टी के लोग खड़े होंगे चुनाव में, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आप किसको वोट दोगे। तो विकल्पहीनता होती है। और एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है लोकतंत्र में क्या है अच्छा नहीं माना जाता है। कम से कम लोकतंत्र में क्या है कम से कम 2 दलीय शासन व्यवस्था होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। यह प्रणाली लोकतंत्र के लिए अच्छी विकल्प नहीं है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी दलों को सत्ता हासिल करने का उचित अवसर प्रदान नहीं करती। जो भी और प्रतिस्पर्धी पार्टी होती है उनको क्या है सत्ता हासिल करने का क्या है बच्चों कोई भी मौका नहीं होता है, और लोगों के पास भी कोई विकल्प नहीं है जिससे वो क्या करे सत्ताधारी दल को क्या है बच्चों उनको पदच्युत कर सके, मतलब कि उनको सत्ता से हटा सके, ऐसा कोई विकल्प उनके पास नहीं होता है। ठीक है,
समझ में आ गई बच्चों एक दलीय शासन प्रणाली के बारे में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो दो दलीय शासन प्रणाली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो दो दलीय शासन प्रणाली में क्या होता है, दो दलों को बच्चों क्या होता है बहुमत हासिल करने के, ठीक है, दो दलों को क्या है बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने और सरकार चलाने का क्या है बच्चों मौका मिलता है। दो दलीय शासन प्रणाली में क्या होता है, दो दलीय शासन प्रणाली में दो दलों को बहुमत हासिल करने और सरकार चलाने और क्या बच्चों सरकार बनाने और सरकार चलाने का क्या बच्चों मौका मिलता है। ठीक है, जैसे बच्चों हम बात करें अमेरिका में बच्चों क्या है दो दलीय शासन व्यवस्था है। जैसे ब्रिटेन में क्या है बच्चों दो दलीय शासन व्यवस्था है। वहां पर क्या है बच्चों अगर आप देखोगे अमेरिका में दो पार्टियां हैं, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है बच्चों रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में दो ही पार्टियां हैं, दो पार्टी ऐसी जो बार बार बदल बदल के क्या है जिनका जो क्या बच्चों सरकार बना रही है, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी और क्या कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी, यही पार्टी क्या है सरकार में आती। या एक साल मान लो किसी साल डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत मिला तो डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार बना रही, दूसरे साल क्या हो गई बच्चों, दूसरी बार जब चुनाव हुए बच्चों तो क्या हो रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत मिला तो वो सरकार बना रही। तो यही दो पार्टियां का बच्चों सरकार को बनाने और सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बाकी और भी पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं, उनको दो चार सीट मिलती हैं, लेकिन बच्चों क्या है वो सरकार नहीं बनाती हैं। ये बात है, देखो हमेशा याद रखना, चाहे वो एक दलीय पार्टी सिस्टम हो चाहे वो दो दलीय पार्टी सिस्टम हो, मतलब यह है कि वहां पर और पार्टियां हैं लेकिन सरकार बनाने का मौका या तो एक ही दल को मिल रहा है या दो दल को। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, अगर एक ही दल को क्या है बच्चों सरकार बनाने का मौका मिल रहा है तो उसको एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अगर दो दल को क्या है बच्चों सरकार बनाने का मौका मिल जाए तो उसको दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ वहां पर दो ही पार्टियां हैं, नहीं, वहां पर और भी पार्टियां हैं और भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन उनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला अभी तक और नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बात है। अमेरिका में और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन वो क्या है एक या दो या तीन या चार पांच सीटें जीत जाएंगी, लेकिन बच्चों क्या है वो कभी आज तक क्या है उन्होंने सरकार नहीं बनाई। इसीलिए अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो दो दलीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि यहां पर दो ही पार्टियां क्या है सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्लियर है बच्चों। चलो इस दलीय प्रणाली में दो दलों के पास बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने का मौका होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका में दो ही पार्टियां हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, इनका हिंदी भी यही है इंग्लिश भी यही है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ये दो पार्टियां हैं। किसी साल डेमोक्रेटिक को बहुमत मिलेगा तो ये सरकार बनाती है और किसी बार रिपब्लिकन को बहुमत मिलता है। यही क्या है यही अदला बदली हो रहा है, एक बार डेमोक्रेटिक एक बार रिपब्लिकन, एक बार डेमोक्रेटिक एक बार रिपब्लिकन, और कोई पार्टी क्या है आज तक क्या है यहां पर सत्ता में नहीं है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको बहुदलीय। इसी तरीके से ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में भी दो पार्टी बच्चों कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। अब ये मुझे रटी हुई है, मैं इतना बार पढ़ा चुका हूं, मैं इतनी बार इनको पढ़ाया कि मुझे सारी पार्टी यहां पता है क्या कौन सी कंजर्वेटिव और कौन सी लेबर पार्टी। अब यहां पर देखो तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती, कभी लेबर पार्टी की सरकार बनती, कभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती, कभी लेबर पार्टी की सरकार, तो दो ही दल क्या बच्चों सरकार बना रहे हैं। जैसे इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे भारत के मूल के हैं बच्चों, जिनका नाम है ऋषि सुनक जी। ऋषि सुनक जी क्या है बच्चों वहां के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे रहा हूं, आप लोगों को सर्च करना है। मैं बता दूंगा ये बात, हो सकता है मैं बता देता लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको एक काम दिया मैंने कि ऋषि सुनक जी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो किस पार्टी के, वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं या लेबर पार्टी के, आपको ये काम है। और आप टाइप करके आप कमेंट में बताओगे मुझे कि सर इस पार्टी का, जो भी कमेंट करेगा उसको लाइक मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट करके आपको बताना है कि ऋषि सुनक जी जो हैं वो किस पार्टी के हैं। ठीक है, और इधर आपको बताना है अमेरिका में जो बाइडेन जी जो अभी देश के राष्ट्रपति हैं अमेरिका में, वो किस पार्टी के हैं। आपको दोनों का आंसर बताना है मुझे। अगर ऋषि सुनक जी दोनों में से कोई कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी में से कोई भी है तो आप बताओगे मुझे कमेंट करके। इधर आप बताओगे, मैं बता देता, मुझे पता है, मैं नहीं बता रहा, लेकिन आपका मैं जानना चाहता हूं कितना आप लोग पढ़ते हो, मैं ये भी देखता हूं। ठीक है, चलो अब देखो सत्ता आमतौर पर दो प्रमुख दलों के बीच हस्तांतरित होती रहती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन दो दलीय प्रणाली के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, दो दलीय शासन व्यवस्था समझ में आ गई होगी, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत आसान है। और की चलो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे बच्चों बहुदलीय शासन प्रणाली। देखो बहुदलीय शासन प्रणाली में क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टियों को क्या है बच्चों सरकार बनाने का क्या है बच्चों मौका मिलता है। देखो जब भी मान लो किसी एक पार्टी को बहुमत मिल गया तो ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा रहा है बच्चों जहां पर क्या है दो से अधिक पार्टियां मिलकर क्या है बच्चों सरकार बना रही।
उसे क्या बोलेंगे बच्चों, बहुदलीय शासन व्यवस्था बोलेंगे। ठीक है, तो भारत इसका बहुत सटीक एग्जांपल है, पाकिस्तान इसका बहुत सटीक एग्जांपल है, जर्मनी इसका बहुत सटीक एग्जांपल है, केन्या इसका बहुत सटीक एग्जांपल है, कनाडा इसका बहुत सटीक एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया इसका बहुत सटीक एग्जांपल, और दुनिया भर के एग्जांपल मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों क्या है, बहुदलीय शासन प्रणाली में क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टियों को क्या है बच्चों, सरकार बनाने का क्या है बच्चों, मौका मिलता है। ठीक है, और सरकार चलाने का भी क्या उनको मौका मिलता है। तो देखो यहां पर इस दलीय प्रणाली में दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। सत्ता में आने के लिए दल या तो अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को बहुमत मिला, 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें आम भारतीय जनता पार्टी को फिर से बहुमत मिला। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये इनको क्या है, ये अलग सरकार, जो इन्होंने कहा है अपने दम पर सरकार चले, लेकिन जैसे ही 2024 का चुनाव उसमें बहुमत नहीं मिला, अब यहां पर क्या है, कई पार्टियां मिलकर क्या है सरकार चला रही। तो ये क्या है बच्चों, इस बार क्या गठबंधन की सरकार है। तो बहुदलीय शासन प्रणाली में क्या होता है, दो या दो से अधिक दलों को क्या है चुनाव लड़ने का मौका भी मिलता है, और किसी एक दल को अगर बहुमत नहीं मिला है तो कई दल मिलकर क्या है बच्चों, सरकार बनाने और सरकार चलाने का भी काम करते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था में। ये अभी का एग्जाम्पल, अभी वर्तमान की जो सरकार है वो भी क्या है बच्चों, वो भी क्या है, आप कह सकते हो बहुदलीय शासन व्यवस्था से संचालित हो रही है। बहुदल, उसमें काफी दल शामिल है। जैसे बच्चों आप में देखो, जो बिहार के नीतीश कुमार जी की पार्टी का शामिल है, चंद्रबाबू नायडू जी के शामिल है, ठीक है, और चिराग पासवान जी की जो पार्टी वो शामिल है। ठीक है, तो ये सब पार्टी क्या मिलकर इसे समर्थ, तो ये गठबंधन की सरकार। ठीक है, अब देखो जैसे करती, जैसे अभी एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, भारत है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब बता सकते हो एग्जांपल में। अब देखो यह विभिन्न प्रकार के हितों और विचारों को क्या करती है, प्रतिनिधित्व प्रदान का अवसर करती है। ठीक है, यानी क्या करती है, जो विभिन्न विभिन्न हित है, देश के अलग अलग जो हित हैं उनको क्या है बच्चों प्रदर्शित करती है। जैसे देखो यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली में हमारे यहाँ कितनी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां, ठीक है, ये सारी क्या है बच्चों पार्टियां हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि 1989 से लेकर और 2014 तक आप देखोगे तो आप बहुदलीय सरकार ही बन रही थी, मतलब एक दल की सरकार नहीं थी, कई दल मिलकर क्या है सरकार बना रहे थे। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो गठबंधन या मोर्चा क्या होता है बच्चों, देखो गठबंधन और मोर्चा मतलब क्या होता है, किसी बच्चों आप समझना बच्चों, गठबंधन या मोर्चा क्या होता है, यानी जब कई पार्टियां मिलकर क्या है जब सरकार बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, गठबंधन कहते हैं। किसी बहुदलीय व्यवस्था में कई दल चुनाव लड़ने तथा जीतने के उद्देश्य से जब साथ आ जाते हैं ना, साथ आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उस गठबंधन को उस संगठन को गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। या देखो किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कई दल चुनाव लड़ने तथा सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से बच्चों क्या है, जब वो एक साथ आ जाते हैं तो उस संगठन को क्या बोलते हैं बच्चों, गठबंधन या कहते हैं मोर्चा कहते हैं। मतलब जैसे अगर अभी बात करें, अभी 2024 का चुनाव हुआ, 2024 में क्या बच्चों, एक इंडिया नामक गठबंधन बना था बच्चों, आपने ध्यान सुना होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो ये सब पार्टी क्या है बच्चों मिली थी। ठीक है, जिसमें बहुत तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, तो बहुत सारी पार्टियां से मिली थी गठबंधन की, साउथ की कई पार्टियां थी बच्चों। तो इन्होंने क्या बच्चों गठबंधन बनाया। अब गठबंधन का उद्देश्य क्या था बच्चों, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़कर अगर वो जीतते हैं तो एक साथ क्या बच्चों सरकार बनाने का काम था, इनका उद्देश्य था। लेकिन हालांकि इंडिया गठबंधन को क्या है बहुमत नहीं मिला, एनडीए गठबंधन को क्या है बहुमत मिला। ये बात समझ में आ रही बच्चों, समझ में आई ना बच्चों। मतलब क्या होती है कि जब भी कभी कोई बहुदलीय व्यवस्था होती है उसमें कई दल एक साथ चुनाव लड़ने तथा चुनाव लड़ने के साथ साथ जीतने के उद्देश्य से क्या बच्चों संगठन बना लेते हैं, और उस संगठन को क्या बोलते हैं बाद में, क्या उसको क्या बोलते हैं, गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। समझ में आ रही बात बच्चों। इंडिया नामक बनाई थी, इंडिया नामक गठबंधन बना था चुनाव में। नए देखो एकदम नए नए सटीक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपकी नजर में अभी गुजरे हैं। तो यहां पर देखो किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कई दल चुनाव लड़ने तथा जीतने के उद्देश्य से साथ आते हैं तो इस संगठन को गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। गठबंधन और या क्या कहते हैं बच्चों, मोर्चा कहते हैं। क्लियर है बच्चों ये। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। चलो अब गठबंधन की सरकार बच्चों क्या है, अब आप देख लो, मैंने आपको बताया कि जब गठबंधन की सरकार कैसे बनती, जब चुनाव में बच्चों क्या है किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता हो तो दो या दो से अधिक दल क्या है मिलकर क्या है सरकार बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, गठबंधन की सरकार। देखो जब भी किसी भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक दल मिलकर क्या है
गठबंधन करते हैं और गठबंधन करके क्या है बच्चों, गठबंधन की सरकार बनाते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे इस समय एनडीए जो है क्या बच्चों, एक गठबंधन की सरकार है, जिसमें देखो आप लोग मोदी जी हैं, बाबू नायडू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, इधर पीछे चिराग पासवान जी हैं, ये देखो इधर, ठीक है, ये साउथ के लीडर हैं, ये सब क्या है बच्चों, ये गठबंधन है इनका। पवन कल्याण जी है, ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों, इन सब लोगों ने मिलकर क्या है सरकार बनाई है इस बार, क्योंकि किसी एक दल को क्या है बहुमत नहीं मिला है, ठीक है। तो देखो जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल विकास के साझा कार्यक्रमों के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। और ये अगर हम बात करें बच्चों, जब हमारा भारत आजाद हुआ, भारत के आजादी से लेकर बच्चों 1989 तक देखोगे बच्चों, तो यहां तक क्या है, एक मतलब बहुत क्या है, यहां पर क्या है, बहुमत की सरकार बनी, हमेशा कांग्रेस को बहुमत मिला था। लेकिन 1989 में क्या हुआ बच्चों, कांग्रेस को ना किसी एक पार्टी को क्या है बच्चों बहुमत नहीं मिली, और 1989 से लेकर 1989 से लेकर बच्चों 2014 तक बच्चों क्या है, यहां पर गठबंधन की ही सरकार बनी थी। और अभी बच्चों पिछले 2014 से लेकर बच्चों, ध्यान सुनना बच्चों, 2014 से लेकर बच्चों 2024 तक के चुनाव तक, 2024 के चुनाव तक बच्चों क्या है, अगर देखेंगे गठबंधन किसकी सरकार थी, तो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी क्या थी, बहुमत की थी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2024 के चुनाव में क्या है, बीजेपी को भी क्या है बच्चों, वहां पर क्या है बहुमत नहीं मिला, तो अब क्या है, एनडीए की सरकार, यहां पर एनडीए क्या है बच्चों, गठबंधन की सरकार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों के प्रकार बच्चों, अब हम राजनीतिक दलों के प्रकार कहेंगे। मतलब हर देश में अगर हम बात करें, दुनिया भर में जो भी देश हैं, लोकतांत्रिक देश, उन्होंने जो भी देश है, उनमें क्या है बच्चों, संघीय प्रणाली होती है। अब संघीय प्रणाली में क्या होता है बच्चों, एक केंद्र स्तर की सरकार होती है और एक राज्य स्तर की सरकार होती है। तो इसके लिए क्या है बच्चों, अलग अलग क्या है, दल बनाए जाते हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय दल होता है और दूसरा राज्य स्तरीय दल होता है, या इसको क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी कहते हैं। ठीक है, दुनिया भर में संघीय प्रणाली का पालन करने वाले लोकतंत्रों में दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, एक है राष्ट्रीय दल और दूसरा क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसको राज्य स्तर के राजनीतिक दल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो दल होते हैं बच्चों। भारत में बच्चों देखो, भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों तरह की पार्टियां हैं। देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना होता है। ये तो मैंने बता दिया था आपको कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप अपनी पार्टी बना लो, पार्टी बनाकर क्या है, आप चुनाव आयोग में जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन जब कराओगे तो चुनाव आयोग क्या होगा, आपको चुनाव चिन्ह भी देता है। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह का भी आवंटन वो करता है। ठीक है, तो ये काम करना होता है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे वो नेशनल पार्टी, चाहे राज्य स्तरीय पार्टी। हालांकि पहले वो क्षेत्रीय पार्टी होगी, पहले वो पार्टी बनेगी, फिर वो क्षेत्रीय पार्टी होगी, गैर मान्यता प्राप्त पार्टी होगी, सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन होगा चुनाव आयोग में, फिर वो कई चुनाव जीतेगी, चुनाव जीतने के बाद क्या उसका जनाधार बढ़ेगा, फिर वो राज्य स्तरीय पार्टी बनेगी, राज्य स्तरीय पार्टी धीरे धीरे वो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, नहीं, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं हुई जो डायरेक्ट राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई। भारतीय जनता पार्टी, सॉरी, कांग्रेस ऐसी थी कि जो देश आजाद से पहले से बनी हुई थी, तो वो पहले स्तर से बनी हुई थी। लेकिन जैसे अगर हम आम आदमी पार्टी कहें तो पहले दिल्ली में उसने सरकार बनाई अपनी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, ऐसे सरकार बना रही है। ठीक है, तो ये चीजें अभी हरियाणा में तो नहीं है उनकी सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, अभी जल्दी चुनाव हुए थे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। अब बात करेंगे राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं बच्चों? देखो, राष्ट्रीय दल कुछ पैरामीटर, चुनाव आयोग ने कुछ पैरामीटर बना दिए हैं, कुछ मानक बना दिया है। कहा कि अगर जो भी दल इस पैरामीटर पर खरा उतरेगा तो उसे राष्ट्रीय दल कहेंगे, और अगर इस पैरामीटर पर खरा नहीं उतरेगा तो उसको अन्य दल कह देंगे। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर बना दिए कि राष्ट्रीय दल अगर किसी को बनना है तो इतना ये चीजें आपको करनी होगी, तभी आप क्या है, राष्ट्रीय दल बन सकते हो, और चुनाव आयोग इस चीज को डिसाइड करता है। देखो, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या चाहिए बच्चों? सबसे पहले बच्चों ये समझना है कि जब कोई पार्टी लोकसभा का चुनाव या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ती है और उसमें कुल डाले गए मतों का अगर 6%, ध्यान सुनना बच्चों, 6%, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा या 4 राज्यों की विधानसभा, ध्यान सुनना बच्चों, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा या 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में कुल डाले गए वैध मतों का कम से कम 6%, कम से कम कितना बच्चों, 6%, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट बच्चों क्या है, जीत दर्ज जिसने की हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे क्या कहेंगे बच्चों? राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे। मतलब देखो, यहां पर एक चीज समझना है, लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों की विधानसभा में डाले गए कुल वैध मतों का 6% हासिल करना है, और साथ में दूसरी कंडीशन है, ये और का मतलब दूसरी कंडीशन है कि उसे लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी है। मतलब यह है कि उसको लोकसभा में 4 सीटें तो जीतनी ही जीतनी है, लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी ही जीतनी है। अब इनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी है। लोकसभा में या तो वो
कुल डाले गए मतों का 6% ले आए, या 4 राज्यों की विधानसभा में डाले गए कुल वैध मतों का 6% ले आए। इनमें से दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी है, लेकिन यह कंपलसरी है कि लोकसभा में कम से कम उसको 4 सीटें जीतनी ही पड़ेगी। ये बात दिमाग में रख लो, ये टीचर नहीं बताता, ये नॉर्मली आप पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम पढ़ा रहे हैं बहुत सारे लोग, वो यही बता के चले जाएंगे, नहीं समझ में आता, उनको खुद ही नहीं समझ में आता। ध्यान सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यह शर्त कंपलसरी है कि लोकसभा के चुनाव में हर जिस पार्टी को 4 सीट मिलेगी और लोकसभा चुनाव में डाले गए वैध मतों का या मतलब और 4 राज्यों की लोकसभा विधानसभा में डाले गए कुल वैध अगर 6% ला रहा है तो उसे क्या मिलेगा बच्चों, उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पार्टी। मेरी बात एक बार ध्यान सुनो, देखो लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर उस पार्टी को 6% वोट मिल गए और साथ में उसने 4 सीटें भी जीत ली, तो क्या है वो बच्चों क्या बन जाएगी, वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और मान लो 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उसने क्या किया, 6% वोट ले आए, वो डाले गए, ठीक है, और साथ में उसने 4 लोकसभा सीट में उस 4 लोकसभा में उसकी 4 सीटें भी थी, तो भी उसे क्या है बच्चों, राष्ट्रीय पार्टी कह देंगे। क्लियर है बच्चों, दिमाग में आगे बात ये, मतलब ये आपके लिए कंपलसरी है, इनमें से दोनों में से कोई एक कर लो, या तो आप 4 राज्यों के डाले गए विधानसभा के कुल डाले गए वैध मतों में आप 6% वोट ले आओ, या तो लोकसभा में कुल डाले गए वोट का क्या बच्चों 6% ले आओ, दोनों में से कोई एक ले आओ और ये वाली चीज पूरी कर दो, तो आप क्या है बच्चों, राष्ट्रीय पार्टी बन जाओ। ये बहुत ही जरूरी है समझना, स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर या लगा है, या का मतलब है दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको पूरी करनी है। और इसमें जैसे आप पेपर देने जाते हो तो आपको पेपर होता है ना, जैसे सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन ऊपर होगा फिर लिखा होगा और या लिख देते हैं, और नीचे या अथवा लिख देंगे, या तो उसका मतलब दोनों में से कोई एक करना है आपको, दोनों में से कोई एक करना है। एक होगा मान लो का है और दूसरा बच्चों खा है, तो आप क्या करना होगा, आपको का के अंदर 2 क्वेश्चन दे देंगे, नंबर 1 नंबर 2। अब नंबर 1 में से आपसे बोलेगा नंबर 1 करो अथवा नंबर 2, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। ऐसे इसमें बच्चों क्या है, लोकसभा में या तो वो 6% सीट लिया है कुल डाले गए, सॉरी लोकसभा में डाले गए कुल, लोकसभा के चुनाव में जो डाले गए कुल वैध मतों का या तो 6% ले आया, या वो 4 राज्यों की विधानसभा में डाले गए कुल वैध मतों का 6% ले आया। लेकिन बच्चों आप एक चीज समझो, लोकसभा में उसको कम से कम 4 सीटें जीतनी ही है, जीतनी। तो क्लियर है बच्चों कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, जब कोई पार्टी लोकसभा या 4 राज्यों की विधानसभा में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें पर जीत दर्ज हासिल करती है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे। बहुत आसान है, और ये टीचर इतना क्लियरिटी से नहीं पढ़ा रहा कोई, आप जाके ढूंढो, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियरिटी से कोई नहीं बताता जितना क्लियरिटी से मैं, और इनको ये बताने के लिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ता हूं, ठीक है बच्चा, क्लियर है बात बच्चों। तो इसका क्या करोगे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं बच्चों, अब देखो क्षेत्रीय राजनीतिक दल मतलब क्या है, अब यहां पर लोकसभा से कोई मतलब नहीं होगा, यहां पर सिर्फ राज्य, क्षेत्रीय राजनीतिक दल मतलब जो राज्य स्तर के राजनीतिक दल हैं, ठीक है, जो एक किसी राज्य विशेष में उनका क्या है बहुमत है। जैसे अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में क्या है, तृणमूल कांग्रेस, जिसके जो प्रमुख अगर हम बात करें तो दीदी जी ममता बनर्जी जी जो है, ठीक है, वो क्या है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी। अब उसका जनाधार कहां ज्यादा, तो लोग कहां पर, पश्चिम बंगाल में, तो वो क्या है बच्चों, क्षेत्रीय पार्टी। तो क्षेत्र मतलब राज्य में, उसका राज्य में क्या है प्रभुत्व बहुत अच्छा, तो उसे क्षेत्रीय पार्टी या उसको राज्य स्तरीय दल भी कहते हैं। तो यहां पर देखो, अब हम जब बात करते हैं बच्चों क्षेत्रीय पार्टी की, तो क्षेत्रीय पार्टी का मतलब क्या होता है, देखो जब कोई पार्टी ध्यान सुनना बच्चों, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, ध्यान सुनना बच्चों, जब कोई पार्टी किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल मतों का 6% या उससे अधिक वोट हासिल करती है, अथवा, ठीक, अथवा नहीं, और सॉरी ध्यान सुनो, और कम से कम 2 सीट बच्चों क्या करती है, वो 2 सीटों पर क्या बच्चों जीत हासिल करती है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, राज्य के राजनीतिक दल के नाम से उसे जाना जाता है, या क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नाम से जाना जाता है। मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पे और नहीं है, सॉरी यहां पर या नहीं है, यहां पर और लिखा है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब कोई पार्टी किसी राज्य विधान मंडल के चुनाव में डाले गए कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती और साथ में और कम से कम 2 सीट, ठीक है, कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उसे क्या कहेंगे, राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती या उसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। यहां पर या शब्द का यूज कहीं नहीं किया, यहां पर और है, यानी दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी है।
राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 6% तो हासिल करना ही करना, साथ में आपको उस राज्य की विधानसभा में आपको 2 सीटें भी जीतनी है, तभी आपको क्या है बच्चों राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलेगी। दोनों ही सीट आपको क्या है पूरी करनी पड़ेगी। देखो जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, ये तो एक ही बात हो गई, 6% या उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, और कम से कम बच्चों देखो 2 सीट पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। ठीक है बच्चों, जो राष्ट्रीय पार्टी और राजनीतिक दल की पार्टी में राज्य स्तर की पार्टी का मतलब समझ में आ गया होगा। डिफरेंसेस क्लियर है? चलो डिफरेंसेस क्लियर है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ें। अब हम बात करो, देखो दोनों का अंतर भी मैंने बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बच्चों, छपा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये छपा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल में अंतर क्या है ये बताना। तो देखो मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है वो देश के पूरे देश के लिए क्या बच्चों, देश के लिए क्या बच्चों चुनाव लड़ती है, पूरे देश के लिए, मतलब पूरे देश, जैसे लोकसभा का चुनाव क्या पूरे देश के लिए होता है। तो देखो देश की सभी संघीय इकाइयां या अधिकांश इकाइयों में मौजूद रहती है। यहां देखो ये दल किसी क्षेत्र विशेष में तथा संघ की कुछ इकाइयों में ही विद्यमान रहते हैं। ये आपको पूरे देश में मिलेगी, और ये क्या मिलेगी आपको सिर्फ कुछ क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखो लोकसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का, कुल वोट का, अथवा 4 राज्यों की विधानसभा में पड़े कुल वोट का कम से कम 6% हासिल करें, ये तो मैंने पीछे बताया एक अंतर ये। और इसमें क्या होता है, राज्य विधानसभा में कुल पड़े मतों का 6% या उससे अधिक क्या बच्चों उसको हासिल करना होता है, दूसरा अंतर। फिर लोकसभा में कम से कम इसको 4 सीटें हासिल करनी है, और इसको कितनी 2 सीटें, मैंने आपको बताया था। और किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम क्या बच्चों 2 सीटें। अगर ये आपको 2 ही अंतर ये भी याद रहे ना तो भी आप लिख ले जाओगे। और इसको बता देना ये पूरे देश की ये सभी इकाइयों या संगठनों के लिए क्या है बच्चों मौजूद होती है इसमें, और ये क्या है किसी दल विशेष में या किसी राज्य विशेष में क्या है बच्चों ये आपको मिल जाएगी देखने को। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ें। अब हम बात करें भारत के कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करेंगे बच्चों। मैंने आपसे बताया कि भारत में 2024 के अकॉर्डिंग, भारतीय चुनाव आयोग के 2024 के अनुसार भारत में कितनी 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब कौन कौन सी 6 राष्ट्रीय पार्टियां बच्चों, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई तो 1885 में हुई। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी बहुत पुरानी है, ये 1964 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना 1980 में हुई, दूसरी पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई। ठीक है, तो ये कुछ पार्टियां हैं बच्चों जिनका मैंने इनका नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 1984 के आसपास इनकी स्थापना हुई, तो ऐसे आप जान सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है बात बच्चों। तो इसको आप हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ये 6 राष्ट्रीय पार्टी आपको याद हो गई, कौन कौन सी अभी इस समय वर्तमान में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी है, याद रखना इसमें 2 पार्टियां हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 तरीके की है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी है, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी मायावती जी प्रमुख है वो, और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये अगर आप देखो तो 6 राष्ट्रीय पार्टी। अब इनके बारे में कुछ के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, तो देखो इसे कांग्रेस पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ये मुझे पढ़ाने वाला चीज नहीं है, ये आप खुद पढ़ सकते हो, खुद आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। इसके बारे में कुछ मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, मैं खुद बोल रहा हूं इस चीज को, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़, लेकिन फिर भी मेरे दायित्व, मेरा एक पीपीटी आपको देना है, अच्छा कंटेंट देना, तो फिर मैंने आपको दे दिया ये। यह एक बहुत पुरानी पार्टी जिसकी स्थापना 1885 मैंने आपको बताई थी। भारत की आजादी में इस पार्टी की प्रमुख भूमिका रही, मैंने आपको बताया। ये भी जवाहरलाल नेहरू जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गांधी जी, शुरुआत में सभी लोग इसके सदस्य रहे हैं। ठीक है, भारत की आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। मैंने आपको बताया था कि 1952 के चुनाव से लेकर बच्चों 1989 तक अगर आप बात करोगे तो कांग्रेस की ही सरकार बनी है बच्चों। ठीक है, आजादी के बाद के 70 वर्षों में 50 से अधिक वर्षों तक इसी पार्टी की सरकार रही है, लगभग 50 सालों तक क्या बच्चों यही सरकार बना मेरी। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, चलो। फिर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मैंने बताया था, इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, इस पार्टी की मुख्य विचारधारा की अगर हम बात करें तो मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित है। लेनिन कौन है बच्चों, तो ये रूस का है, मार्क्स कहां का है, मार्क्स जर्मनी का है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग है, लेकिन मार्क्स एक क्या है, समाजवादी कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है, और लेनिन उसी की विचारधारा को फॉलो करता है। तो ये दोनों के सिद्धांतों पर आधारित है। अब क्या होता है समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा, तो वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। यह पार्टी समाजवाद
और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। ठीक है, क्योंकि जो भी समाजवादी है या भी जो भी कम्युनिस्ट है वो धर्म को नहीं मानता है। जैसे मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम है, मार्क्स का एक शब्द है, मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम है, जो क्या करता है, जो लोगों को बर्बाद करने का काम करता है। धर्म कुछ नहीं है, लोग धर्म को नहीं मानते, मार्क्सवादी और जो भी होते हैं वो धर्म को नहीं मानते। इस पार्टी को पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त है, खासकर ये गरीबों, मिल मजदूरों, किसानों, कृषक श्रमिकों और बुद्धिजीवियों के बीच है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका देखो सिंबल देख लो, इसका कुछ इस तरीके का है, ये चाइना के जैसा ही दिख रहा है ना आपको, कम्युनिस्ट पार्टी के जैसा। चलो आगे, भारतीय जनता पार्टी बच्चों, इस पार्टी की मैंने बताया, इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। और इस पार्टी की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, दोनों जी ने मिलकर के इस पार्टी को बनाया था। ठीक है, इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है बच्चों। एक पुरानी पार्टी थी भारतीय जनसंघ, इसके बारे में जब भारत आजाद हो जाता है, आजाद के बाद बच्चों ये बहुत एक डोमिनेंट पार्टी रहती है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत ज्यादा विरोध करती है। और विरोध करती है तो इसका कुछ समय के लिए इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है, लेकिन फिर प्रतिबंध हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यह पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई और 2004 तक शासन किया बच्चों। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर देखो उसके बाद यह पार्टी 2014 में सत्ता में आई और 2014 से लेकर अभी तक ये शासन कर ही रही है। मतलब अब अभी भले गठबंधन की सरकार, लेकिन अभी भी कर ही रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसका सिंबल तो आप सभी जानते ही हो, स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलो, अब बहुजन समाज पार्टी, इसकी प्रमुख कौन है इस समय? मायावती जी है। तो देखो इस पार्टी की स्थापना काशीराम के नेतृत्व में 1984 में हुई थी। काशीराम जी जो बहुत सुधारक थे बच्चे। ठीक है, और यह पार्टी बहुजन समाज के लिए सत्ता चाहती है। बहुजन समाज, ठीक है, बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। ये भी याद रखना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि बहुजन समाज में कौन आता है। तो दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं, ओबीसी आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय कौन है बच्चों? तो जो मुस्लिम लोग हैं वो अल्पसंख्यक में हैं, जो भी अलग, ठीक है, वो क्या अल्पसंख्यक लोग। अब देखो इस पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है और यह उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार भी बना चुकी है, 2 बार बना चुकी है। ठीक है बच्चों, बात करें इनकी, देखो यहाँ का इनका सिंबल क्या है बच्चों? हाथी। आप कभी लखनऊ आना बच्चों, तो जब लखनऊ कभी आओगे तो आपको एक अंबेडकर पार्क मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर लखनऊ में एक अंबेडकर पार्क है जो हाथियों का ही पार्क है। बहुत बड़े बड़े पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, लखनऊ में अंबेडकर पार्क, बहुत बड़े बड़े, बहुत पैसा खर्च किया है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ मायावती जी ने कुछ किया लखनऊ में, बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, लखनऊ को एकदम चमका कर दिया। ठीक है, तो हाथी पार्क है जिसको अंबेडकर पार्क बोलते हैं। आप वहां जब आओगे तो आपको पता चलेगा, बहुत बड़े बड़े हाथी बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलें आगे। राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या है बच्चों? अब हम बात करेंगे बच्चों चुनौतियों के बारे में। अभी तक हम पार्टियों के बारे में पढ़ रहे थे, पार्टी क्या है ये पढ़ रहे थे, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों में चुनौतियां क्या है आज के लोकतंत्र के पक्ष में। अगर हम बात करें तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले चुनौती है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती क्या है बच्चों? मतलब आप देख लो कि आजकल जो आम नागरिक है उनको क्या है, वो क्या है, राजनीति में कम जा रहा है या किसी भी अपनी पार्टी कम। पुराने जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वही क्या है पार्टियां चला रहे हैं। और ये जो काम है ना बच्चों, कोई एक पार्टी नहीं करे। देश में जितनी भी पार्टियां हैं ना बच्चों, सारी की सारी की पार्टी में क्या है आपको वंशवाद देखने को मिल जाएगा। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक अगर आप नजर घुमाओगे अपना, तो आपको यही दिखेगा कि उनके बाबा, दादा, परदादा पहले राजनीति में थे, सीएम थे, कुछ थे, और फिर वही क्या है बच्चों, उन्हीं के परिवार के लोग क्या है बच्चों नेता बनते आ रहे हैं। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं करें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हो, चाहे अगर हम बात करें कोई दूसरी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी अगर आप नजर उठा के देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें, देखो जम्मू कश्मीर बच्चों क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक पार्टी है। उस पार्टी में क्या था, उनके पिता, उनके दादा जो अभी जैसे अभी उमर अब्दुल्ला वहां के सीएम बन रहे हैं, उमर अब्दुल्ला वहां के सीएम बन रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो उनके दादा फारूक अब्दुल्ला, सॉरी शेख अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, फिर अब उमर अब्दुल्ला। तो वही देखो चला रहा वंशवाद, वंशगत चला रहा है। ऐसे अगर हम बात करें बच्चों हरियाणा में बात करें तो वहां पर जो लाल हैं, देवीलाल, क्या कहते हैं, मुंशी लाल, यही सब क्या है बच्चों, यही लोग सरकार चला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यूपी में आ जाएं, तो यूपी में आप देख लो तो जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी पार्टी इस समय अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन है, मुलायम सिंह यादव जी, फिर उनके पुत्र कौन है, अखिलेश यादव जी, अभी उन्होंने अपनी बेटी को भी चुनाव में उतारा था। ठीक है, तो ये सब क्या है ऐसे बच्चों। अगर हम साउथ की कुछ महाराष्ट्र में चलो हम बात कर लें, महाराष्ट्र में शिवसेना है बच्चों, पहले उद्धव ठाकरे, ठीक है, अबे सॉरी बाला साहब ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे, अब यही सब चीज चल रहा है। फिर इधर अगर हम बात करें तमिलनाडु में बात करें बच्चों, तमिलनाडु में स्टालिन है, स्टालिन परिवार पूरा चल रहा है।
केरल में पिनरई साहब हैं, तेलंगाना में रेड्डी जी हैं। तो ये कैसा बच्चों परिवारवाद, पूरी पूरी जितनी भी पार्टी आप देखोगे तो वहां पर आपको परिवारवाद देखने को मिलेगा। तो वंशवाद की चुनौती है, पहली बात तो ये हमारे यहाँ, ठीक है, पहली चुनौती है। देख लिया बच्चों आपने वंशवाद। अब देखो भारतीय जनता पार्टी अछूती नहीं है, यहां पर भी वंशवाद आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता अभी, ठीक है। पारदर्शिता का अभाव, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके लिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसे बस सब चल रहा है, ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, मतलब पार्टियों में क्या है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कुछ ही लोग, पार्टी के कुछ लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। मेजर लोग जो हैं, जो पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, उनसे क्या है, निर्णय करते समय या निर्णय पर डिसीजन लेते समय किसी तरीके कोई भी निर्णय या कोई भी कह लो कोई सहमति नहीं ली जा रही है। तो कुछ ही लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, पार्टी को चला रहे हैं। तो अब जब कुछ ही लोग किसी चीज को चलाते तो वहां पर लोकतंत्र नहीं होगा। तो पार्टी में क्या बच्चों, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव भी है। जैसे आपको मैंने बताया कि पार्टी के किसी भी दल के 3 घटक होते हैं, नेता, सक्रिय दल और आप क्या बात करते हैं बच्चों, और अनुनायी 3 लोग होते हैं। अब इसमें बच्चों क्या होता है, सिर्फ नेता ही क्या कर रहा है बच्चों, पार्टी का संचालन कर रहा है, वही बड़े निर्णय ले। सक्रिय सदस्यों से किसी तरीके कोई भी निर्णय या कोई भी सहमति नहीं ली जा रही है। तो अब क्या हो गया बच्चों, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव भी है। विकल्पहीनता बच्चों, आजकल देखो बच्चों क्या है कि जब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों में, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी बच्चों क्या है, अपने घोषणा पत्र में क्या है बच्चों, एक जैसा ही क्या है बच्चों चीजें लेकर आ रहे हैं, एक ही जैसी चीजें लेकर, एक ही जैसी योजना, एक ही जैसी नीतियां लेकर आ रहे हैं। तो अब लोगों के सामने ये विकल्प बड़ा कठिन हो जा रहा है, किस पार्टी को चुने। तो आजकल ये भी बच्चों क्या है, विकल्पहीनता भी बच्चों क्या है, राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे आप अमेरिका देखो और ब्रिटेन की बात करो, तो यहां पर लोगों के पास विकल्प नहीं है, 2 ही पार्टियां, दोनों में से कोई एक चुन लो भाई। ऐसे भारत में भी क्या है, आप देखो सभी पार्टी एक जैसा लेकर आ रही हैं, अब वो चीजें चल रही हैं। अधिक आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, ये तो है ही बच्चों, जो आपराधिक पृष्ठभूमि का है वो क्या है बच्चों, सांसद बन जा रहा है, वो विधायक बन जा रहा है, जिसने 4 कत्ल किए हुए हैं, मर्डर किए हुए हैं, वो विधायक सांसद बन रहा है, गुंडा है जो विधायक सांसद बन रहा है। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है, राजनीतिक दलों के सामने क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है बच्चों। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे हंसी मजाक में बोलते हैं भले, तो कहते हैं कि जब तक तुम अपराधी नहीं होगे, जब तक तुम गुंडा नहीं होगे, तब तक तुम एक अच्छा राजनीतिक नहीं बन सकते। तो ये चीजें चल रही है बच्चों, ठीक है। तो आपराधिक तत्वों की घुसपैठ है बच्चों। तो ये 5 जो है बच्चों सबसे बड़ी चुनौतियां। सबसे बड़ी पहले वंशवाद की चुनौती है, पारदर्शिता का अभाव है बच्चों, और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्पहीनता है, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। तो ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हैं राजनीतिक दलों के सामने जो भी चुनौतियां हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम सुधारों को। तो देखो अभी कुछ संविधान द्वारा कुछ क्या है, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा और संविधान द्वारा क्या है, कुछ बच्चों संसद द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए। जैसे बच्चों हाल के समय उठाए गए कुछ कदम है, कौन सा, पहला दल बदल विरोधी कानून। बच्चों ये कानून कब लाया गया था, तो मैं आपको बता दूं, इस कानून को संसद द्वारा लाया गया था। ये 52वां संविधान संशोधन किया गया था, 52वां संविधान संशोधन किया गया था बच्चों, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में, 1985 में बच्चों, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन करके बच्चों हमारे संविधान में क्या है, एक नई सूची जोड़ी गई, एक नई सूची जोड़ी गई, जिस सूची का क्या नाम था बच्चों, 10वीं सूची जोड़ी गई। एक नई सूची जोड़ी गई, 10वीं सूची। उसी सूची में क्या बच्चों, इस दल बदल कानून को डाला गया, 10वीं सूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची सूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची बोल सकते हैं, 12 अनुसूची लिख दो, चलो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई बच्चों, ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसी अनुसूची में क्या है बच्चों, दल बदल प्रावधान दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं दल बदल कैसे लगता है बच्चों। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन बस वैसे ही ऊपर ऊपर बता के चले जाते हैं। मैं बता दूं दल बदल क्या बच्चों, 1985 में जब ये कानून लाया गया तो इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि जैसे मान लो दल बदल लगेगा किस पर, किस पे लग सकता है बच्चों दल बदल कानून, तो सांसद और विधायक पे लगेगा, क्योंकि सांसद और विधायक ही क्या करते हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, यही करते हैं ना वो लोग, तो उन्हीं पर लगेगा। और लगता क्या 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 प्रावधान क्या होते हैं, मतलब किस आधार पर आप लगाओगे। तो बच्चों एक चीज समझो, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सांसद या विधायक है, जब किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ता है और अगर वो उस राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़कर कि स्वेच्छा से त्याग देता है या छोड़ देता है, तो उस पर क्या लगेगा बच्चों, दल बदल का कानून लगेगा। मतलब क्या है कि जब भी कोई भी सांसद या विधायक किसी राजनीतिक दल से चुनाव निर्वाचित होता है और निर्वाचित होने के बाद क्या है वो स्वेच्छा से किसी उस दल की से क्या है सदस्यता को छोड़ देता है, तो उस पर क्या लगेगा बच्चों, दल बदल का कानून लगेगा।
ये लगेगा पहली बात। दूसरा किस पे लगता है बच्चों? दूसरा बच्चों उन व्यक्ति को लगेगा जो जब कोई राजनीति, जब कोई दल, जब कोई व्यक्ति सांसद या विधायक, जब कोई निर्दलीय सांसद या विधायक, मतलब निर्दलीय मतलब किसी पार्टी का नहीं है वो। जैसे अगर हम बात करें तो अभी चंद्रशेखर आजाद जी जो क्या है बच्चों, वो निर्दलीय, भीम आर्मी पार्टी है उनकी, लेकिन वो निर्दलीय लड़े। तो जैसे कोई भी व्यक्ति जब कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है और वो विधायक या सांसद बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद क्या वो किसी पार्टी में क्या बच्चों जब वो शामिल हो जाएगा ना, तो उस पर भी क्या लगेगा बच्चों, दल बदल का कानून लगेगा। मतलब जब कोई निर्दलीय व्यक्ति जिसकी कोई अपनी पार्टी ने, वो इंडिपेंडेंट लड़ा और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र लड़ा और वो चुनाव में सांसद या विधायक बन गया, जीत कर आया, और उसके बाद अगर वो किसी पार्टी में सदस्यता लेता है या सीधी पार्टी में शामिल होता तो भी उस पर क्या है, दल बदल का क्या है, कानून लगेगा। तीसरी बात बच्चों क्या होती, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा में या लोकसभा में, पहले लोकसभा में भी था, अब सिर्फ राज्यसभा, जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो 12 सदस्य होते हैं, उनमें से अगर कोई भी सदस्य जो मनोनीत सदस्य, अगर वो 6 माह के बाद अगर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता वो लेते हैं तो भी उन पर क्या होगा बच्चों, दल बदल का कानून लगेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, मनोनीत सदस्य मैंने आपको पढ़ाया है शायद कि राज्यसभा में क्या होता है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या है बच्चों, मनोनीत करता है, जिसमें क्या हो, कला, समाज सेवा, विज्ञान और साहित्य 4 क्षेत्र में, कला, समाज सेवा, विज्ञान और साहित्य 4 क्षेत्र में। जैसे अभी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं, सांसद हैं, जिनका नाम है पीटी उषा जी, ठीक है, जो एथलेटिक है, जो धावक है, वो राज्यसभा की सदस्य भी है, 2022 में चुनी गई थी, 2028 तक वो रहेंगी, अभी 6 सालों तक रहता है। ऐसे एक और है बच्चों, रंजन गोगोई बच्चों, जो लॉ के बहुत बड़े जानकार हैं, वो 2020 में चुने गए थे राज्यसभा के सदस्य और 2026 तक रहेंगे, 6 साल रहते हैं। अभी मान लो पीटी उषा जी क्या है, मनोनीत हैं, ठीक है, और वो क्या करें, 6 महीने के बाद, 6 महीने हालांकि हो चुका है, अब इसके बाद अगर वो किसी भी पार्टी की सदस्यता ले लेती है तो उन पर क्या लगेगा बच्चों, दल बदल का कानून लग जाएगा। तो दल बदल का कानून किन पर लगता है मैंने आपको बता दिया है, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, जाकर देख लो, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, किसी को नहीं पता होता, ठीक है, ये मैं ही बता सकता हूं, हालांकि मैं इतना वो नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बता सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग नॉर्मली नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो ये क्लास इसीलिए आपके लिए, हिंदी मीडियम के लिए, इसलिए तो ये रामबाण है बच्चों, आप सीखोगे जो चीजें ना यहाँ से, आपसे मैं ये कह सकता हूं कि आप 20 निकलोगे हर किसी से, 19 तो नहीं होगा। फिर देखो, शपथ पत्र के माध्यम से, और आप बताओ, देखो दल बदल कानून अगर लग गया किसी पर तो इसका निर्णय कौन करता है, ये भी बता दो बच्चों। इसका निर्णय जो होता है लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसको स्पीकर कहा जाता है, और राज्यसभा में सभापति करता है। जैसे राज्यसभा के सभापति कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं अभी इस समय, और लोकसभा के सभापति अध्यक्ष कौन है इस समय, तो कौन है आप बताओ, बताएगा कोई, ओम बिरला जी, ठीक है। तो ये बताना, शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति तथा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है। अब ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो भी व्यक्ति है, जो भी चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन या भी जो भी कराएगा, तो अब उसको अपनी संपत्ति, अपने परिवार की संपत्ति और उस पर जो भी आपराधिक मामले चल रहे हैं या उसने कोई भी आपराधिक सजा काटी है, तो उसके क्या है बच्चों, उसका क्या है, सब कुछ आपको देना होगा, चुनाव आयोग को बताना होगा, ठीक है। इसी के साथ संगठनिक चुनाव कराना तथा आयकर रिटर्न भरना बच्चों, आयकर रिटर्न भी भरना होगा, जो भी आपका जो भी जितना भी चल लगता है वो। तो ये हाल में उठाया गया कुछ कदम है बच्चों सुधार के माध्यम से। सबसे बड़ा कदम ये था बच्चों, फिर दूसरा ये था, ठीक है। चलो तीसरा आगे बढ़े, भविष्य के लिए कुछ सुझाव बच्चों, कुछ सुझाव दे सकते हैं, हम लोग भी दे सकते हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हो बच्चों, आप भी कमेंट करके क्या है, भविष्य के लिए कुछ सुझाव दे सकते हो जो राजनीतिक पार्टी में सुधार हो सकते हैं, आप भी दे सकते हो। मैं आपके सुझाव को सराखों पर रखता हूं, जो भी बच्चा मुझे सुझाव देगा उसको 1 लाइक मिलेगा, सर की तरफ से 1 लाइक मिलेगा। चलो ठीक है, अगले क्लास में सर उसका नाम भी ले लेंगे। चलो, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है कुछ सुझाव जो आप अलग दे सकते हो, आप इनमें से हटके, ऐसे नहीं कि इन्हीं से कोई टाइप कर दिया, कुछ हटके जो भी आपको लगे, क्योंकि सोसाइटी एसएसटी की क्लास है बच्चों, तो कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए ना, आप भी कुछ सुझाव दो। मैं हो सकता है कि मैं ऊपर पहुंचा दूं, है ना, तो ऊपर सुधार हो जाए इसमें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को फिर हम लोग एक PIL डालेंगे कि राजनीतिक पार्टियों में ये चीजें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल देंगे, है ना, कि राजनीतिक पार्टियों में ये चीजें थोड़ा सुधार कर सकते हैं, ये मेरा मंतव्य है, ऐसा मेरा मानना है ना। तो हम लोग भी राजनीतिक पार्टी के सुधार में कुछ योगदान कर देंगे, देश के लोकतंत्र में एक अच्छा योगदान कर देंगे, ठीक है। चलो, अब भविष्य के लिए सुझाव क्या बच्चों, तो सदस्यों का रिकॉर्ड रखना, मतलब जो भी सदस्य हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरा रखना, मतलब उनकी क्या संपत्ति है सब कुछ रखना, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तीसरी, महिलाओं के लिए रिजर्व सीट, ये तो हम लोगों ने कर दिया बच्चों, 2024 में अभी महिला आरक्षण अधिनियम लेकर आए, कानून बन गया बच्चों, 2024 में हमने ये लागू, मतलब ये बन गया है, अब ये लागू 2026 के बाद होगा बच्चों, ठीक है, 2026 से शायद लागू हो जाए, अभी लागू नहीं हुआ, अभी बन गया है कानून। और कहा कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में
2/3 सीट, 1/3 सीटें बच्चों, 1/3 सीटें क्या है बच्चों, महिलाओं के लिए क्या बच्चों रिजर्व कर दी गई। ठीक है, तो ये कर दिया गया बच्चों, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या बच्चों रिजर्व कर दी, किसमें, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। ठीक है, तो ये याद रखना है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, चुनाव इतने ज्यादा खर्चीले हो गए हैं तो आम आदमी क्या उसमें चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। क्योंकि अगर सोचो आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना हो, विधायकी तो छोड़ो, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, करोड़ रुपए। अब एक व्यक्ति आम आदमी के पास करोड़ रुपए नहीं हो, भले ही वो अच्छा नेता बन सकता है, भले उसके अंदर ये योग्यता है, वो देश के लिए कुछ कर सकता है चुनाव लड़कर जीत कर, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा खर्च नहीं करेगा तो लोग चुनाव में वोट उसको नहीं मिलेगा। तो सरकार क्या है बच्चों, इसका खर्च उठाने का उठाए बच्चों, ये प्रस्ताव रखा भी गया और इसको बहुत सही भी माना गया है। ठीक है, कि सरकार क्या है चुनाव खर्च उठाए, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, जो भी उम्मीदवार खड़ा हो, लोगों की भागीदारी बढ़ाकर लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाती है, उनको चुनाव को उनको वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको बताना कि आप क्या क्या कर सकते हो चुनाव लड़कर, आप वोट देकर क्या क्या, तो ये सारी चीज करके क्या है बच्चों, हम राजनीतिक पार्टियों में क्या बच्चों सुधार कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको क्या है हम ना चुने बच्चों, ये हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये कि नहीं कर सकते बच्चों, कि जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि का है, जो भी गलत आचरण का है, जिसके बारे में पता है कि चोरी चमारी करता है, अगर वो चुनाव में खड़ा हो तो लोग उसको वोट ही ना दें, वोट नहीं देंगे तो सबसे बड़ी बात है, बढ़िया है कि वो चुनाव जीतेगा ही नहीं बच्चों, तो वो गलत व्यक्ति आ ही नहीं पाएगा लोकतंत्र में हमारे। ठीक है, चलो तो इसको बच्चों क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ो। अब देखो दल बदल बच्चों क्या है, दल बदल को मैंने बता दिया बच्चों, किसी दल विशेष से विधायिका के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रतिनिधि का इस दल एक है ना का एक दल को छोड़कर बच्चों क्या है, एक दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। ठीक है, एक दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो जैसे कि कोई बीजेपी का कोई लीडर है, ठीक है, वो बीजेपी से उसने क्या है बीजेपी पार्टी से टिकट लिया और उससे चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद वो जीत गया बच्चों, वो निर्वाचित भी हो गया, लेकिन फिर उसने बाद में क्या किया कि बीजेपी की जो है पार्टी का साथ छोड़कर क्या है कांग्रेस में शामिल हो गया या किसी और पार्टी में शामिल हो गया, तो अब इस पर क्या लगेगा बच्चों, उस पर दल बदल कानून लग जाएगा। ठीक है, तो वही होता है किसी दल विशेष से विधायिका के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रतिनिधि का इस एक दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, ये क्या है दल बदल। शपथ पत्र क्या है बच्चों, किसी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है तथा उसके साथ होने की शपथ रखता है। ठीक है, आता है। ठीक है, तो ये बच्चों शपथ पत्र होता है जिसमें अपनी सारी चीजें बताता है कि हमारा क्या है सारी चीजें, तो इसको शपथ पत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ये सारी चीज तो आप पढ़कर भी सीख जाओगे, मुझे इसमें इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं इसमें। क्लियर बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़े। आगे क्या बढ़े, चैप्टर तो हो गया खत्म, 19 निपटा दिया मैंने 1.5 घंटे में, वन शॉट। तो बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा चैप्टर पढ़ने में, आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा क्लास, और उम्मीद है कि आपसे अब क्वेश्चन बन भी जाएंगे। और प्लीज बच्चों अगर आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं, आपको चीजें अच्छी लगती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ मजा आ रहा है यहाँ पढ़ने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जो बताया करेंगे कैसी लगी क्लास, क्योंकि आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। जब आपका पॉजिटिव कमेंट होता है या कोई सुधार भी करना होता तो भी हम कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा कमेंट आया तो उसको हम उसको रिजॉल्व कर लें। तो आप लोग का कमेंट बहुत मायने रखता है हम लोग, क्योंकि कमेंट हम लोग के लिए क्या एक्चुअली बूस्टर की तरह काम करता है। आपके जब भी पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना तो हम लोग को और मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें कि कैसी लगी क्लास। और हाँ बच्चों, जो भी नए हैं, जो अभी तक चैनल में अभी पहली बार चैनल पर आए हैं, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बच्चों इस क्लास को, इस वीडियो को क्या है बच्चों शेयर करें। ठीक है, और हमारी जो टीम है आपके लिए बहुत भरसक प्रयास करे, आपको जितना अच्छा कंटेंट दे पाए, जितना अच्छा आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, बस आपकी बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हेल्प ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके बताया करें कि कैसी लगी क्लास, और जो क्वेश्चन आज मैंने पूछे हैं उनके कमेंट भी आप बताइएगा, मैं जरूर देखूंगा, उसका रिस्पॉन्स मैं जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय, गुड नाइट नहीं बच्चों, बाय सिर्फ। ठीक है, अभी दिन हुआ है।